संपूर्ण एक वर्ष के समसामयिक घटनाक्रम का कंप्लीट करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो का अद्यतन एपिसोड आप सभी के सम्मुख है। तो आज आप सभी मेरे साथ आने वाले कुछ ही घंटों में 30 अप्रैल 2022 तक अद्यतन कंप्लीट करंट अफेयर्स का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये मास्टर वीडियो का नवीनतम अंक है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु साथ ही करंट अफेयर्स के व्यापक विषय वस्तु पर मास्टर वीडियो की व्यापक बृहत और अद्वितीय जो रचना है लगातार आप सभी के साथ प्रेषित की जाती है। हमेशा एग्जाम से पहले मैं आप सभी को करंट अफेयर्स के एपिसोड देता हूं, साथ ही मास्टर वीडियो की एक व्यापक श्रृंखला जो कि समान अध्ययन की विषय वस्तु है, चाहे वो भारत का इतिहास हो, भारत का भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, पर्यावरण की विषय वस्तु हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, सेंसस हो, विज्ञान से जुड़ी हुई विषय वस्तु हो, हर एक सब्जेक्ट पे मैंने मास्टर वीडियो की व्यापक बृहत सीरीज बनाई है। तो आप सभी परीक्षा के समय अपने कंप्लीट रिवीजन कर पाएँ, आपके अंदर आत्मविश्वास आए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को आसान भाषा में समझ पाएँ, इसी उद्देश्य से मैंने मास्टर वीडियो की श्रृंखला आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद मंच के माध्यम से आप सभी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं लगातार, और निश्चित तौर पर आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे। परीक्षा से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मैगजीन की तरह प्रतिवर्ष मैं आपको करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो देता हूं। तो 30 अप्रैल 2022 तक अद्यतन ये करंट अफेयर्स का नवीनतम अंक है। आज के इस करंट अफेयर्स के अंक पे मेरे साथ आप पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स की संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ेंगे। आगामी जितने भी एग्जाम हैं आप सभी के, चाहे IAS का एग्जाम हो या PCS के एग्जाम हो, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो UPPCS हो, BPSC का एग्जाम हो, CGPSC का एग्जाम हो, MPPSC का एग्जाम हो, JPSC का एग्जाम हो, RAS का एग्जाम हो, UKPSC का एग्जाम हो, HPSC का एग्जाम हो या अन्य कोई भी परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा आप देने जा रहे हैं, SSC जा रहे हैं, UPSSC जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की ये व्यापक विषय वस्तु है। मास्टर वीडियो की श्रृंखला से आप सभी को कंप्लीट करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज हो जाएगा। तो आने वाले कुछ ही घंटों में आप करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ेंगे। जो बच्चे आगामी एग्जामों में जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर अभी तक लगभग जो है 8 एपिसोड आ चुके हैं। आप सभी को चाहिए कि वो एपिसोड एग्जाम में जरूर देख करके जाएं। इस एपिसोड के साथ इसको पहले पूरा देखिए, इसके बाद आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से कम टॉप 4 जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप 4 अद्यतन एपिसोड देख के करंट अफेयर्स के चले गए तो आपका कोई भी विषय वस्तु नहीं बचेगा। एक व्यापक विषय वस्तु जिसको पढ़ने में आपको महीनों लगते हैं, आप एक ही दिन में संपूर्ण विषय वस्तु का पूरा रिवीजन कर पाएंगे और पिछले 2 से 3 वर्षों का करंट अफेयर्स आपके हाथ में होगा। तो ये आप सभी के सहयोग से, आप लोग इसको बहुत प्यार करते हैं इस श्रृंखला को। आपके अधिकतम सवाल जो है इसी बोर्ड पे हैं, जो कि एग्जाम में आप सभी के पूछे जाते हैं, और निश्चित तौर पे ये श्रृंखला आप सभी को व्यापक तौर पे लाभान्वित कर रही है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे जरूर एक बार जो है आप अपना जो है इस पूरे अंक के बारे में या करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की इस सीरीज के बारे में अपना जो है व्यू पॉइंट दीजिए, और एग्जाम देने के बाद इसमें जरूर रिव्यू दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियोस से या GS के टॉपिक से निकल आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको किसी तरीके का कोई भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी करंट अफेयर्स के पिछले वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, या आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के टॉप 4 कम से कम देख के जाइएगा। यदि आप 8 के 8 देख लेंगे तो और अच्छी बात है ना। तो ये आप सभी के लिए मैं हमेशा सतत चलाता रहूंगा, हमेशा चलाता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी के पीछे एक अद्वितीय संरचना है जो कि मास्टर वीडियो की एक विशेषता है। इसको मास्टर वीडियो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट कवरेज होता है ना। यहाँ पे एक सिनॉप्सिस बने हुए हैं, एक प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, और आपको इसमें कोई भी समझने की जरूरत भी नहीं है, तनाव नहीं लेने की जरूरत है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मैं हूँ, सिर्फ मुझे 2 घंटे सुनना है। आगामी 2 घंटे में आप सभी के दिमाग में इस बोर्ड की जितनी भी विषय वस्तु है सब आपके दिमाग में चली जाएगी। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, खत्म, पूरा करंट अफेयर्स आपके दिमाग में आ जाएगा। और करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। कंप्लीट रिवीजन हो करके आप फिर एग्जाम हॉल पे जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन जरूर
सारे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ें ली हैं जो अद्यतन अभी हुई हैं। इसके पहले के करंट अफेयर्स में मैंने पिछले वर्ष से और सारी विषय वस्तु सारी मैंने कवर कर रखी है। तो आपको करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो सारे फॉलो करना है। मैं कई बार आप लोगों को ये चीज़ रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इसको जरूर करिएगा। और साथ ही इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को पूरे भारत के सभी छात्रों तक जरूर पहुँचाइए। मेरा मेन उद्देश्य यही है। आज तक मास्टर वीडियो की श्रृंखला लगातार आपको मैं निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा, बट इसको आपको भारत के सभी छात्रों तक पहुंचाना है। वो बच्चा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं पढ़ सकता है या फिर कोई कोर्सेज नहीं ले सकता, उन सब के लिए ये पूरी श्रृंखला मैंने बनाई है, चाहे सामान्य अध्ययन की हो चाहे करंट अफेयर्स की है, और हमेशा निःशुल्क रखूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आप जहां पर भी जुड़े हों, आप एक बार इस श्रृंखला को जरूर साझा करिए, बहुत जरूरी है। एक बार आप साझा करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे छात्रों को जो अभावों में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस तरीके की समस्या है, तो वो भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी विषय वस्तु को। करंट अफेयर्स के 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिकोड करेंगे। एक एक चीज को जहां पे समझाना होगा समझाऊंगा, जहां पे तथ्यात्मक चीजें होंगी आपको याद करवाता जाऊंगा। सिर्फ मुझे सुनना है 2 घंटे। साथ में पेन कागज भी लेकर के बैठ सकते हैं, आप चाहें तो साथ साथ सिनॉप्सिस भी बना ले, जो आपको लगे भी वो पॉइंट आपको प्रॉपरली एक एक करके आप लिखते भी जाएं, ताकि हाथ भी चलता जाएगा, दिमाग चलता भी जाएगा। तथ्य बहुत सारे आएंगे, फैक्ट बहुत सारे आएंगे, घबराना नहीं है। मेरा एक टीचिंग स्किल होगा कि मैं आपके पूरे ध्यान को आने वाले 2 घंटे तक कंसंट्रेट रखूंगा। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठो, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कब बीत गए, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि इस बोर्ड में क्या क्या है। करंट अफेयर्स की विषय वस्तु जैसे कि होता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, साथ ही वन स्थिति रिपोर्ट आई हुई है आपकी 2021, तो उसका डेटाबेस है, मैं यहाँ पे उसका डेटा भी आपको बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट मैं हमेशा लेता हूं, जब हर साल लगभग 2 मास्टर वीडियो आते हैं आपके करंट अफेयर्स के। तो एक में मैं रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, वो यहाँ पर मैंने रख रखा है। प्रमुख सूचकांक जो अपडेटेड अभी आए हैं वो सारे हैं इसमें। कुछ वैज्ञानिक परिदृश्य है, साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, भारत सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, साथ ही मिसलिनियस पर्सन एंड न्यूज़ टाइप में चीज़ें जैसे पुरस्कार हो गए, खेल हो गए, नियुक्तियां हो गई, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए मास्टर वीडियो की श्रृंखला है, लगातार रहेगी, सतत रहेगी, और आनंदित होकर के बस इसको आप पढ़िए, सब तक पहुँचाइए, सभी को लाभान्वित करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, स्टार्ट जो कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो है रूस यूक्रेन युद्ध से। कई सारे मुद्दे मैंने यहाँ पे सारे मुद्दे लिए हैं। देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच में जब फरवरी में युद्ध चालू हुआ था, फरवरी के अंतिम सप्ताह में 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। 23 फरवरी को रसिया ने जो है डोनबास एरिया में जो यूक्रेन का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर हमला कर दिया। और उसके बाद से आज तक लगभग 60 से बहुत ज़्यादा 67 या 68 दिन हो चुके हैं, यानी 70 दिन के करीब पहुंच चुके हैं। हमें लग रहा था कि युद्ध तुरंत ही रुक जाएगा। कोई भी युद्ध तुरंत नहीं रुकता, इतिहास गवाह है, युद्ध लंबा चलते हैं, है ना, बहुत टाइम लगता है नेगोशिएट करने में, प्रॉब्लम सोल्यूशन में। यहाँ पे बस मैं समझाना ये चाहता हूँ कि यूरोप के जो देश हैं, जो अपने आप को ये दम्भ भरते हैं कि हम विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, बहुत धन है इनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कैसे छोटे छोटे मुद्दों पे ये उलझे रहते हैं। अब इसको छोटा मुद्दा कहें या बड़ा मुद्दा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो, युद्ध की आग में यूरोप ने ही डाला है पूरे विश्व को, शस्त्रीकरण की होड़ में यूरोप ने ही पूरे विश्व को डाला है। तो ऐसे में यूरोप का जो अंधानुकरण हम करते हैं ना, या फिर ये दम्भ भरते हैं मानवाधिकारों की और दुनिया भर की चीज़ों में, आज यूक्रेन से लाखों की संख्या में लोग पलायन हो गए, लोगों के घर समाप्त हो गए, लोगों की ये स्थिति, नरसंहार हो रहा है, लोग जो है परेशान हैं मानसिक तौर पर। और आपको क्या लगता है युद्ध के बाद ये क्षति कैसे पूर्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब तो बहुत लंबे टाइम तक यूक्रेन अशांत रहेगा। आज से लगभग 50 साल पीछे चला गया यूक्रेन, है ना। वहाँ पे इस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं रूस के, और वो लगातार चलते रहेंगे। और रूस की स्थिति भी खस्ता है, लगातार आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, मानसिक तौर पे। रसिया भी इस समय शांत नहीं, उसको भी लगे कि बड़ा लंबा खिंच गया, उसे लगा था कि बस थोड़ी बहुत जुटमुट झड़प होगी और यूक्रेन जो है सरेंडर कर देगा। लेकिन जो पीछे शक्तियां लगी हुई हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे अमेरिका हो, जिस तरीके से मोहरा बनाया गया यूक्रेन को, उसके कारण से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूरोपीय शक्तियां एक दूसरे को लेकर के हमेशा
एक ऐसा माहौल बना देती हैं, एक तनाव का माहौल बना देती हैं, चाहे वो अमेरिका, यूएसए हो, चाहे यूरोपीय देश हो, और फिर कहीं ना कहीं पे उसको भुगतना अन्य क्षेत्रों को भी पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे को शस्त्रीकरण की होड़ लग जाती है, सब एक दूसरे को संदेह से देखने लग जाते हैं, है ना। तो युद्ध को लेकर के जो भयानक त्रासदियां चालू हुई हैं वो आपकी यूक्रेन और यूरोप से ही चालू हुई, यूरोप की धरती से ही प्रारंभ हुई हो। ये साम्राज्यवादी और दुनिया भर की औपनिवेशिक मानसिकता वाले देश रहे हैं, और आज देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी और दूसरों की संप्रभुता की, कोई भी इनको किसी भी तरीके से अपने हितों, जहां पे इनके हित टकराते हैं वैसे युद्ध में उतर आते हैं। तो चलिए पूरे प्रकरण को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे शॉर्ट में। वैसे रशिया यूक्रेन पे कई सारे सेशन मैंने आप लोगों को दिए हैं आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, बाकी आप सब काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पर आपकी कवर करूँगा। तो देखिए 23 फरवरी को जो है यूक्रेन पर जो है हमला कर दिया था रशिया ने। मेन जो इशू है आपका, आप सब जानते हैं कि नाटो की सदस्यता को लेकर के जिस तरीके से रशिया को लगता है कि नाटो की उपस्थिति उसकी संप्रभुता पे खतरा बन सकती है, और यूक्रेन को लग रहा है कि नाटो की सदस्यता से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। देखिए शीत युद्ध के दौरान ये जो सोवियत संघ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का जो एक विचारधारात्मक तनावपूर्ण जो माहौल बना है, जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, उस दौरान की उपज है ये आपका जो नाटो की बात करते हैं। एक सामरिक सैन्य संगठन है जो इस पे विश्वास करता है साझा, यदि किसी एक देश के ऊपर आक्रमण हुआ तो साझा सबके ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो एक साझा सैन्य संगठन के तौर पे ये संस्था है जो कि आज के समय पे नितांत तौर पे अप्रासंगिक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम शस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आर्थिक निर्भरता की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये सैन्य संगठनों की क्या जरूरत है। तो निश्चित तौर पे रशिया का पॉइंट ये है कि भाई नाटो की मैं सदस्यता को स्वीकार नहीं करूंगा, और ये यूक्रेन की एक त्रासदी है, एक नासमझी है कि आप अपने पड़ोस को कैसे इतना शांत रख सकते हैं। जब भी आपको अपना विकास करना है, आपका पड़ोस बहुत अच्छा होना चाहिए। आज अमेरिका के डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए उसका पड़ोस है ना किस तरीके के ब्रदरहुड रिलेशन बना के वो उनके साथ चल रहा है। तो आपको अपना पड़ोस अशांत नहीं कर सकते, बॉर्डर्स नहीं आप खत्म कर सकते हैं, है ना। पता नहीं यूक्रेन को क्या लग रहा है कि जैसे उठ करके वो प्रशांत महासागर में पूरा का पूरा अवस्थित हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे रशिया को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा गया और फाइनली आक्रमण हुआ, और आक्रमण के परिणाम स्वरूप अभी भी लंबा युद्ध चल रहा है। कई सारी नरसंहार की घटनाएं आ रही हैं, परमाणु युद्ध की बातें आ रही हैं, नौसेना के द्वारा भी अब रूस के द्वारा लगातार यूक्रेन पे हमला किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग पलायन हो गए, अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में शरणार्थी बन करके अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारे लोग, जिस तरीके से बूचा नरसंहार की घटना हम लोग लगातार सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा प्रकरण था, 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ, और मुख्य तौर पे जो रशिया ने आक्रमण किया, रशिया का कहना है कि मैं पीस कीपिंग फोर्स उसने भेजी थी। उसका कहना था कि यूक्रेन की धरती पे जो है बहुत सारे जो अलगाववादी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं पे उनको लेकर के और नाजी प्रभाव की मुक्ति को लेकर के और विसैन्यीकरण को लेकर के जो है ये पूरा हमला किया गया था। तो रशिया ने जो हमला किया वो पीस कीपिंग के लिए किया कि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं पे छदम ही है ना। शांति बनाए रखने को लेकर के और भी माध्यम हो सकते थे, युद्ध कोई बड़ा माध्यम नहीं होता है, और इतना लंबा किसी देश को जो है रिहायशी इलाके और वहां की जो है जो जनसंख्या है उसके जीवन को जो है एक ऐसे मापदंडों में रख देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी होती है मानवीय सभ्यता की। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि रशिया ने क्या कहा है कि हम विसैन्यीकरण के लिए और नाजी प्रभाव की मुक्ति के लिए यह आक्रमण किया गया है। देखो रशिया सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि जो वहां के प्रमुख हैं, जो आपके इनका नाम है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो चाहते हैं कि इनको पदस्थ किया जाए, इनको पद से हटाया जाए, सेना अपना कब्जा ले ले, और इसके बाद कोई एक पपेट गवर्नमेंट या पपेट कोई एक ऐसा रूलर वहां पे बैठा दिया जाए जो सारी बातें माने व्लादिमीर पुतिन की। ठीक है, तो रशिया सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन के हेड को, राष्ट्राध्यक्ष को हटाया जाए। कारण क्या है? क्योंकि वो लगातार नाटो 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 एक ही मंत्र जप रहा है, और वो मंत्र
यंत्र ऐसा है जो पूरे विश्व को हमेशा तबाही के ही कगार पे रखेगा, उसका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है ना। वो तो अंत तो गत्वा अपना स्थिति में है ही है। तो अपने प्रोटेक्शन के चक्कर में अपना विस्तारवादी जो सोच है नाटो की, उस कारण से जो है आने वाले समय पे ये तबाही के और कारक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूस का कहना है कि हम विसैन्यीकरण करना चाहते हैं, नाजी प्रभाव से मुक्ति के लिए आक्रमण कर रहे हैं। और पूर्वी यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है आपका, डोनबास क्षेत्र जो आपका है, इसमें दो एरिया है, डोनेटस्क और लुहांस्क। आपको पता है 2014 में क्रीमिया को जो है इन्वेड कर लिया था, क्रीमिया के पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था रसिया ने, है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो दोनों क्षेत्र हैं डोनेटस्क और लुहांस्क, इसको डोनबास एरिया बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है जो कि रसिया के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पे रसिया के द्वारा बोला गया कि बहुत सारे विद्रोही संगठन थे जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम बन रहे थे और विद्रोही क्षेत्रों के द्वारा वहां पे स्वतंत्रता की मांग लगातार की जा रही थी। रसिया का यहाँ पे समर्थन भी था, तो रसिया ने पहले इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके बाद रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित जो ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र हैं, इनमें से एक आपका डोनेटस्क पीपल रिपब्लिक है, डीपीआर बोलते हैं, दूसरा है लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, एलपीआर बोलते हैं, इन दोनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये दोनों संगठन रसिया के समर्थन पे हैं। ठीक है, अलगाववादियों द्वारा ये दोनों संगठन चलाए जाते हैं। और आपको जब यहाँ पर एक तो मैटर ये था, दूसरा जो मुख्य विवाद है वो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की सदस्यता को लेकर के यूक्रेन के द्वारा जो लगातार एक होड़ बची हुई है कि नाटो की सदस्यता हमें मिल जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने को लेकर, जबकि यही यूक्रेन एक समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, रसिया का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, साम्यवादी विचारधारा। लेकिन 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ठीक है, तो रूस लगातार नाटो में यूक्रेन के जाने का विरोध कर रहा है। ठीक है, पहला मैटर यह है। और साथ में नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य संगठन के रूप में काम कर रहा है। रूस नहीं चाहता उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बन जाए, और नाटो देशों में जो ये पूरा का पूरा विवाद है, इस विवाद ने युद्ध की आशंका को इतना तीव्र कर दिया है कि कभी भी ये तृतीय विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसी आशंका लगातार विश्लेषकों द्वारा जारी की जाती है ना। जिस तरीके से अमेरिका प्रवोक करता रहता है या यूरोप के अन्य देश द्वारा भी लगातार इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं और सब एक दूसरे के साथ संधियों में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि अन्य जो है देश भी इसमें अपना प्रभाव क्षेत्र के लिए वो आ जाए और ऐसी उपस्थिति फिर इसे तृतीय विश्व युद्ध में भी परिवर्तित कर सकती है। तो अभी स्थिति तनावपूर्ण है, युद्ध की स्थिति चल रही है दोनों देशों में। ठीक है, अब देखो मुख्य एक मैटर में थोड़ा सा और पीछे लेकर चलता हूं आपको। बात है नवंबर 2013 की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर उस समय राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। ठीक है, 2013 में राष्ट्रपति कौन थे? विक्टर यानुकोविच। ठीक है, हुआ क्या, जनता के द्वारा इनका विरोध करना चालू कर दिया गया। ठीक है, कारण इसलिए विरोध किया गया क्योंकि रसिया के समर्थक थे, रसिया के द्वारा भी इनको समर्थन प्राप्त है, एक तरीके से पपेट प्रेसिडेंट के तौर पे थे। तो रसिया का समर्थक था ये। ठीक है, नाटो के साथ जुड़ने को लेकर के भी इसके द्वारा लगातार जो है विरोध किया जा रहा था। तो यूक्रेन की जनता ने इसका, जो यूक्रेन के 2013 के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच, इनका विरोध करना चालू कर दिया। अब वहां पे विक्टर यानुकोविच को रसिया का समर्थन प्राप्त था। अब चूंकि आपको पता है रसिया का समर्थन यदि इसको प्राप्त होगा तो वहां की जनता को, वहां पे प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का, जो सामपूंजीवादी देश है, इनका समर्थन प्राप्त था। ठीक है, 2014 में यानुकोविच को देश छोड़ करके भागना पड़ा। विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ गया कि यानुकोविच देश छोड़ करके भाग गए। रूस के द्वारा क्या किया गया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया। क्रीमिया क्षेत्र जितना भी है रसिया ने इसको कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया क्रीमिया क्षेत्र को। ठीक है, तथा यूक्रेन के अलगाववादियों को, जितने भी अलगाववादी थे, समूह थे यहाँ पे, उनके द्वारा ये पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया। क्रीमिया को 1954 में, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 2014 में एक घटना घटी थी, क्रीमिया को कब्जा किया गया था। अभी पूरा का पूरा जो है यूक्रेन जो है रसिया के कब्जे में काफ़ी क्षेत्रों में आ चुका है। बड़े बड़े शहर जितने हैं, चाहे खार्किव हो, चाहे कीव हो, मारियोपोल हो, या फिर आपका जितने भी बड़े बड़े हैं, चर्नोबिल हो, सब में रशियन आर्मी पहुंच चुकी है। कीव के चारों तरफ जो राजधानी है उसको भी घेरा जा चुका है ना, नौसेना के माध्यम से, काला सागर से पूरी तरीके से, ऊपर बेलारूस से, तो हर जगह से जो है रसिया ने घेर रखा है इसको चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि 1954 में सबसे पहले क्रीमिया को सोवियत संघ के नेता थे उस समय खुश्चेव के द्वारा क्रीमिया दे दिया गया था। जब यूएसएसआर का यह हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर में ही यूक्रेन था, तो खुश्चेव जो थे सोवियत संघ के लीडर थे, उनके द्वारा यूक्रेन को इसको एज अ गिफ्ट दे दिया गया। ठीक है, इसको जो है क्रीमिया को जो है दे दिया गया।
अब जब क्रीमिया को खुश्चेव ने तोहफे के तौर पे दिया, उसके बाद 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। 15 देशों का महासंघ हुआ करता था सोवियत संघ, तो विघटन के बाद यूक्रेन से ये अलग हो गया और तब से जो है यहाँ पर एक तनाव का वातावरण बना हुआ है, ठीक है। और तनाव का वातावरण बने होने के कारण से जो है लगातार आज वर्तमान में हम युद्ध की स्थिति देख रहे हैं। कई सारे कारक पीछे इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कारक है नाटो की सदस्यता को लेकर, ठीक है। भारत तटस्थ देश के तौर पे है, हम दोनों देशों के साथ अभी किसी के भी साथ में आके नहीं, हम युद्ध का हम पूरी तरीके से हम युद्ध को जो है निंदा करते हैं युद्ध की, हम किसी भी प्रकार के युद्ध का कोई भी प्रशंसा नहीं करते ना हम प्रशंसक हैं रसिया के। युद्ध मानवता के लिए एक अभिश्राप है, तो भारत युद्ध का समर्थक नहीं है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मैटर को निपटाया जाए, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि हम किसी के खिलाफ भी हैं। तो भारत अभी इस पूरे मैटर पे तटस्थ है, ठीक है, तटस्थता होकर के दोनों देशों तक अपनी पहुंच बनाने का विकल्प रखता है, ठीक है। साथ ही जो है हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे बूचा में नरसंहार की घटना हो, चेरनोबिल की घटना हो, हर चीज पे भारत जो है इसकी निंदा भी कर रहा है, ठीक है। तो बूचा नरसंहार को लेकर आपने देखा किस तरीके से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ और कितनी बड़ी संख्या में जो है रशियन आर्मी के द्वारा वहां के लोगों को मारा गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैटर है आपका। लगातार अभी ये युद्ध चल रहा है, कितना खींचेगा, हमसे प्रेयर कर सकते हैं कि इन दोनों को सद्बुद्धि आए, जेलेंस्की को आए, पुतिन को आए, कि कैसे भी करके युद्ध समाप्त करें। और जो ये ऊपर बैठ करके आग में घी डाल रहे हैं ना, चाहे अमेरिका हो चाहे जितने भी देश हों, ये भी कहीं ना कहीं पे इनका भला नहीं होने वाला है। इस आग में ये भी जलेंगे कभी ना कभी, और जल चुके हैं कई बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसमें देखा जाए तो अमेरिका की विस्तारवादी नीति है, क्योंकि नाटो को लीड करने का काम अमेरिका का है। एक तरीके से जितने भी कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी वाले देश हैं सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए देश जितने भी हैं। तो बना किस लिए था, बना कब था, अब सोवियत संघ नहीं रहा फिर भी अभी है, तो उसका अप्रासंगिक है पूरी तरीके से, और इसकी उपस्थिति नाटो की पूरे विश्व को अशांत ही रखेगी, ठीक है। लेकिन अभी इसको बनाया गया, तो अभी मैटर है युद्ध चल रहा है, ठीक है। आगे इसको लेकर के जो भी अपडेट आप लोग देखते रहिएगा। अभी रशिया के द्वारा अपनी नेवी को भी प्रयोग में लाया जा चुका है, नेवी के द्वारा व्यापक स्तर पे मिसाइलें डाल, और पूरा खंडहर बन रहा है यूक्रेन, है ना। कई जो है चरणों में जो है वार्तालाप हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होती है। कई मुद्दों पर एक आम सहमति बनती है, कहीं पे नहीं बनती, तब तक युद्ध को टाला नहीं गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं, लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखो इसी बीच में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उसके नागरिकों को सबसे महत्व देता है। विश्व में कहीं भी हमारे देश के नागरिक हैं और देना भी चाहिए, है ना। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा के द्वारा ये 27 फरवरी से लेकर के, ये ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा हुआ है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक जितने भी हैं, ठीक है। 27 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम का एक बहुआयामी पहल इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और ये आपका जो है 9 मार्च 2022 तक लगभग 20,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है ऑपरेशन गंगा से, है ना। 17,000 छात्र थे, बाकी जो है वहाँ पे अन्य कार्यों में सर्विस या किसी अन्य क्षेत्र में लोग काम कर रहे थे। भारत सरकार को चाहिए कि रसिया से भी ये एक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको भी, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता तो रसिया में रखना भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ठीक है, ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में जितने भी हमारे देश के नागरिक फंसे हुए थे उन सब को निकालने के लिए ये आपका एक मिशन चलाया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे कई मिशन चलाए जा चुके हैं। तो आपको पता है कि देखो यूक्रेन में मेडिकल साइंस को लेकर के या इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत सारे भारत के छात्र जो है वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो एक प्रमुख शिक्षा के केंद्र, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे काफ़ी सस्ती है ना। तो जो लोग जो है भारत में जो है मेडिकल जैसी एक बहुत हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो विश्व में अन्य जो देश हैं जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सस्ती है ना। यूक्रेन वगैरह में मेडिकल साइंस की बहुत ज़्यादा फीस वगैरह नहीं है, तो ऐसे में लोग जो है यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल, इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों के अतिरिक्त जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, इन सबको ऑपरेशन गंगा के द्वारा निकाला गया है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन और हुए थे। एक अभी अफगानिस्तान में आपको पता है तख्ता पलट हुआ, सेना वहाँ पे जो सरकार थी, वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक सरकार की जगह तालिबान आ चुका है वहाँ पे। जब अमेरिका वहाँ से वापस लौटा तो वहाँ से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में। तो ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में ध्यान रखिएगा। जो अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर फंसे जितने भी भारतीय थे उनको निकालने के लिए पूरा का पूरा अभियान था ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, ठीक है।
एक और मिशन आप सबको याद होगा, वंदे भारत मिशन, बड़ा फेमस मिशन था ये। और वंदे भारत मिशन एक्चुअली जब कोविड-19 चालू हुआ है ना, कोरोना चालू हुआ, और कोरोना के परिणाम स्वरूप भारतीय बहुत सारे विदेशों में फंस गए, है ना, बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के कारण भारतीय विदेशों में फंस गए। और कोरोना वायरस के इस प्रभाव के कारण से जो वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लगे हुए थे उनको निकालने के लिए, विदेशों में भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु जो है आपका वंदे भारत मिशन चलाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंदे भारत मिशन आपका इस पर्पस के लिए था। इसके अलावा ऑपरेशन सेतु समुद्रम भी चलाया गया था कोविड में। ये नौसैनिक अभियान था, नौसेना यानी कि नेवी के द्वारा एक्सरसाइज की गई थी। इसमें भी कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापसी के लिए एक नौसैनिक अभियान चलाया गया था। तो दो अभियान है, वंदे भारत और दूसरा आपका सेतु समुद्रम। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये इतना आपका हो गया। तो पहला तो आपका रशिया यूक्रेन प्रकरण था। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन गंगा, और फिर अन्य ऑपरेशन जो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ, और इसके बाद ऑपरेशन सेतु समुद्रम जो है आपका नौसैनिक अभ्यास, और वंदे भारत कोविड को लेकर के था। ठीक है, इतनी बात है। अब देखिए, एक बड़ी चर्चा है, एक हादसा हुआ, मिसाइल हादसा। भारत से एक मिसाइल जो है जाती है, पाकिस्तान में जाके गिरती है। पाकिस्तान जो है ये समझने में बहुत विफल रहता है कि ये क्या आकर के उसके यहाँ गिरा है, मिसाइल ही है, क्या नहीं है ना। वो भी 2 दिन बाद जब भारत तलब करता है तब जाके उसे समझ में आता है कि अच्छा है, कुछ आया हुआ है, उसका जो मलबा था। तो एक मिसाइल हादसा हुआ था, और ये मिसाइल जो समझ अभी तक देखो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि कौन सी मिसाइल है, लेकिन जो मिसाइल है ये मिसाइल ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस लैंड अटैक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, ब्रह्मोस मिसाइल को हमने जो है रसिया के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो पड़ा है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में बहती है, सांगपो के नाम से तिब्बत से आती है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र और चीन की एक नदी है जिसका नाम है मस्कवा नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी को मिला करके ही इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, एक संस्था है जिस संस्था का नाम है, मैं यहाँ पे एक संस्था का नाम आप लोगों को बताता हूँ। इस संस्था के द्वारा ही जो है पूरा का पूरा ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो एक संस्था है जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भारत की जो डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ, और साथ में रूस की एक संस्था है एनपीओएम और डीआरडीओ, इन दोनों के द्वारा संयुक्त उद्यम करके ये पूरा एक कंपनी बनाई गई है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इनका एक संयुक्त उपक्रम है दोनों का, और इसके द्वारा मिसाइल बनाई जा रही ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी भारत विश्व में एक ऐसा देश बनने जा रहा है, या ऐसे देशों के क्लब में सम्मिलित हो चुका है जो मिसाइलों का निर्यात करेंगे। अब तो भारत से एक अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ये पहला ही कॉन्ट्रैक्ट है एक रक्षा निर्यात को लेकर के। फिलीपींस के साथ हमने क्या किया है, सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वेरिएंट की बिक्री के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हम अपना डिफेंस, हम भी चाहते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट करें, डिफेंस के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। विश्व के विभिन्न देशों के साथ हमें आयात करना पड़ता है। तो ऐसे में भारत जो है आत्मनिर्भर भारत योजना, या फिर भारत अब रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर और अपने आप को निर्यातोन्मुखी रक्षा जो उपकरण है ना, कि उनको निर्यात करना, विश्व के अन्य देशों को बेचना। तो अभी फिलीपींस एक पहला देश बना है जिसके साथ भारत के द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एंटीशिप वेरिएंट को बिक्री को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो इससे रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। और अब एक चीज समझना है, जो अभी पूरा का पूरा मैटर था, हुआ क्या, 9 मार्च 2022 को एक घटना होती है। घटना क्या होती है, भारत की एक मिसाइल जो है पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाके गिर जाती है। जगह का नाम याद रखिएगा, शहर है चन्नू मियाँ। चन्नू मियाँ के पास जाकर के गिर जाती है, 124 किलोमीटर अंदर, है ना, भारत पाकिस्तान सीमा के। अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया, और यह कहा गया कि तकनीकी खराबी के कारण, एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल गलती से दब गई है
है ना। ये मिसाइल कोई जानबूझ के नहीं की गई है। देखो कोई ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र, किसी देश के वायु क्षेत्र में कोई भी चीज़ यदि वैसी पहुंच जाए तो युद्ध नहीं मान लिया जाता है। कई बार होता है कि अभ्यास करते वक्त या किसी भी प्रकार से मिसाइलें जो है ऑटो एक्टिवेटेड होकर के कहीं भी किसी दूसरे क्षेत्र की सीमा में पहुंच सकती हैं। तो ये युद्ध का कारण नहीं कि हम युद्ध का आगाज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हादसे के तौर पर घटना को देखा जा सकता है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का वक्तव्य था, तो रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल गलती से दग गई है और मिसाइल जो है हरियाणा में सिरसा नामक स्थान है, सिरसा से जो है मिसाइल जो है छूटी थी और ये सूरतगढ़ जो पड़ता है राजस्थान में, सूरतगढ़ के रास्ते पाकिस्तान में 124 किलोमीटर भीतर जाकर के, मैंने जगह आपको बताई, जो है ये जाकर के चन्नू मियाँ के पास गिरती है। चन्नू मियाँ शहर है, वहां पे जाकर के मिसाइल गिरती है। पाकिस्तान समझ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। जब ये मिसाइल गई, इतनी ज़्यादा स्पीड थी इसकी, लगभग 3 मैक के आसपास स्पीड थी इसकी, है ना। ब्रह्मोस के पास बहुत रफ्तार है, 2 से 3 मैक के आसपास रफ्तार है, 290 किलोमीटर की रेंज है और ये पारंपरिक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। तो और गैर पारंपरिक, जो परंपरागत हैं, गैर परमाणु हथियार है, उनको ले जाने में सक्षम है ये, और लगभग 15 किलोमीटर हाइट तक में उड़ भी सकती है मिसाइल, ठीक है। तो अपने आप में तो ये जो है, जो पाकिस्तान के जो रडार थे, वो रडार जो है इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। पाकिस्तान का कहना है कि थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया कि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी, इस कारण से रडार पकड़ नहीं पाए और ऐसा लगा कि उड़ने वाली ही कोई चीज़ है ना, कोई उड़ने वाली चीज़ है कि कोई मिसाइल है, ये सारी चीज़ें वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी खस्ता हालत है, चाहे जहाँ भी हो। इसके बाद मलबे के आधार पर वहाँ पर जांच के लिए कई सारे सवाल उठाए गए हैं और उसकी जांच को लेकर के भारत सरकार के द्वारा भी, पाकिस्तान के सरकार के द्वारा भी आपस में डिस्कस करके एक जांच कमेटी भी बना दी गई है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें थी आपकी हाल फिलहाल के घटनाक्रम से। अब यहाँ पे एक डेटा है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब रट लीजिए मेरे साथ। मैं यहाँ पे एक डेटा बताऊँगा, आप रटते जाओ साथ साथ। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021, देखो वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 1987 से किया जा रहा है, 1987 से किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी 1988, है ना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार एक टारगेट दिया गया है कि जो भी पूरे देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जितना है उसका 33% भूभाग क्या होना चाहिए, वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए, वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। वो तो है क्या, देखो पूरा का पूरा मैटर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। अब आपको याद करना है तो क्रम से एक एक करके समझिएगा डेटा। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे जिनका नाम था भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भारत की 17वीं, ये याद रखना है, भारत की 17वीं यानी कि 17वां एडिशन था ये, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, वन स्थिति रिपोर्ट, ताकि पता किया जा सके देश में टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है और टोटल जो है यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कितना है, टी जो है कवर कितना है, तो टी कवर कितना है और फॉरेस्ट कवर कितना है, वृक्षावरण कितना है, वनावरण कितना है, इन दोनों को लेकर के पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि टोटल जितना भारत का भूभाग है, कुल भूभाग का होना कितना चाहिए था, 33%, है ना। जो नीति थी आपकी, उस नीति के हिसाब से देखें तो जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके हिसाब से 33% होनी चाहिए। अभी हमारा कितना है, 24.62, याद कर लो, 24.62, 24.62%। ये टोटल हमारे देश का, चाहे टी कवर हो या फॉरेस्ट कवर हो, दोनों को मिला देते हैं तो टी कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला दें तो कितना है, 24.62। ये टोटल आपका कवर है, टोटल प्लांट कवरेज है भारत में कितना है, ठीक है। तो 24.62 है। यदि हम वनावरण की बात करें कि वनावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हो रही है, कौन बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कहां पे वनावरण सबसे ज्यादा हो रहा है, तो टॉप 5 राज्यों में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। तो वृद्धि के हिसाब से नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, याद कर लेना है, वृद्धि के हिसाब से नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, जहाँ पे बहुत फास्ट वृद्धि हो रही है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है।
तो एक तो ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। टॉप 3 भी याद कर लो, है ना, बहुत ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसके बाद कह रहा है कुल वातावरण वाला देश, ठीक है, जो हमारे देश में कुल वातावरण है, दोनों दो चीजें हैं, एक वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, दूसरा है टी कवर। तो यदि हम केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें भारत की, तो फॉरेस्ट कवर है 21.71%, टोटल है आपका 24.62%, 24.62। और अभी जो केवल वनावरण की बात करें, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है ना, फॉरेस्ट एरिया बहुत तेज़ी से जो है डेवलप भी किया जा रहा है भारत के कई क्षेत्रों में। यहाँ गाजियाबाद में इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे भी, है ना। बाकी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, फॉरेस्ट को लेकर के भी डेवलपमेंट चल रहा है ना। बहुत तेज़ी से सरकार जो है इस पर खर्च कर रही है। तो 24.62 टोटल है, लेकिन केवल यदि हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो टोटल भारत का 21.71% है, याद रखिएगा 21.71%। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो वनावरण है, 5 राज्य कौन है सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्रफल के हिसाब से? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, याद कर लो इस बात को। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पे है? मध्य प्रदेश में। नंबर 1 मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ध्यान रखना इस बात को। टॉप 3 क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले 3 बताए थे पहले मैंने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वनावरण कहां पे है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। यदि हम परसेंटेज की बात करें कि सबसे ज्यादा वनावरण परसेंटेज के आधार पे, भूभाग के परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे है नंबर 1 मिजोरम। नंबर 1 मिजोरम, जहाँ पे 84.53% एरिया जो है आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो नंबर 1 मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जो सबसे नेचुरल अवस्था में रहते हैं, है ना, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब ये आपका वन स्थिति रिपोर्ट के मुख्य भाग है, मुख्य हिस्से हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान बना दिया। एक बार डेटा फिर समझिएगा, मैं फिर से बहुत फास्ट आपको बता देता हूँ। डेटा क्या है आपका? सबसे पहली चीज, टोटल कितना है? 24.62% टोटल फॉरेस्ट कवर और प्लस टी कवर। यदि हम केवल फॉरेस्ट कवर में एक बार ग्रोथ देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कौन ग्रो कर रहा है, तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले जो 5 राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या था? दूसरे नंबर पे वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य, है ना, वनावरण में वृद्धि वाले मैंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा बताया। इसके बाद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? नंबर 1 मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में, प्रतिशतता में, तो 5 राज्य कौन है? नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 आपका मेघालय। टॉप 3 इसमें भी याद कर लीजिए। तो ये आपकी वन स्थिति रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं। अच्छा है, यहाँ पे इतना आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी वन स्थिति रिपोर्ट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आजाद इस एकेडमी में पब्लिश होगा वो, जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये डेटा है, इतना आपको याद कर ही लेना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। देखो, राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मैटर है जो बड़ा हमेशा चर्चा में अभी बीच में था, वो था हिजाब का। तो हिजाब को लेकर के, हिजाब प्रकरण को लेकर के, हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के एक लंबे समय से एक बहस चली हुई है, और इसको लेकर कोर्ट में भी बात गई। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अभी फैसला सुनाया है, और अपने फैसले में बताया कि राज्य के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी। वहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष का पहनावा पहन के जा सकते हैं, आप यूनिफॉर्म, जो स्टेट अपना कोड क्रिएट कर रहा है यूनिफॉर्म का, उसको ही आपको पहनना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने संबंधी नए नियमों को सही ठहराने के साथ जो है सही ठहराया है। जितने भी अभी देखिए हुआ क्या था, केंद्र सरकार, जो कर्नाटक सरकार थी, उसके द्वारा कुछ कानून बदले गए थे, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कानून चेंज कर दिए गए थे। उसके एवज में उडुपी जिले की घटना है ना। हुआ क्या था, जो कर्नाटक में विवाद का जो मुख्य कारण था, उडुपी जिला में फरवरी 2022 में जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं जितने भी,
प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या है, हिजाब पहन करके कुछ छात्राएं वहां पर पहुंचती हैं, पर उनका प्रवेश ना होकर के उनका विरोध होता है, वहां पे बहुत सारे छात्रों के द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, तो हिजाब प्रकरण में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कहा है। दूसरा ये बोला है कि देखो अभी 5 फरवरी 2022 को राज्य सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म को लेकर के नए नियम बनाए गए थे, और नए नियम के तहत ये बोला था राज्य सरकार ने कि किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। कोई भी किसी भी तरीके के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उसको लेकर के ये जो नए नियम आए थे उस पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद जो है लगातार कई जगह पे घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, खासकर केंद्र बिंदु कर्नाटक रहता है हिजाब को लेकर के। लेकिन कोर्ट ने अभी ये बोला है, कोर्ट ने कहा कि देखिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है, समतामूलक समाज का विकास करना, समतामूलक समाज का विकास करना, एक सुरक्षित स्थान बनाना, है ना। विभाजनकारी रेखा का कोई स्थान ही नहीं है इन कानूनों को लेकर के कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, तो इस नज़रिए से इसको नहीं देखना चाहिए। तो 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने क्या कहा, नियम का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित स्थान बनाना है, तो ऐसे में विभाजनकारी रेखाओं का कोई स्थान नहीं है, और साथ ही समतावाद के आदर्श को सभी छात्रों के लिए समान रूप से स्पष्ट करना है। देखो आप ये चीज समझते हैं कि जो यूनिफॉर्म होती है वो सबके लिए स्कूल में बराबर होती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई किसी भी वर्ण जाति से किसी से भी जुड़ा हो, तो सब यूनिफॉर्म पहन के एक जैसे ही लगते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि वो बराबरी को प्रदर्शित कर सके। उसके मूल भाव अन्य भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक पूरा मैटर था आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, पूरा का पूरा मैटर हिजाब प्रकरण का था। इसमें अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा इसको क्या किया गया है, रोक दिया गया है। ठीक है, इसको जो है जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको प्रायोरिटी दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण। ये आपका भी 2022 का लगातार चल रहा है। यदि आप किसी शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर काम हो रहा है, काम किया जा रहा है। तो इसका 6वां संस्करण अभी आया है, 20 नवंबर 2021 को 6वां संस्करण जारी हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का। अब इसमें है क्या, इंदौर जो है नंबर 1 है, हमेशा से इंदौर नंबर 1 ही रहा है। इंदौर मतलब अद्भुत है। ये होता है मेंटेन करके चलना अपना ग्रेस, जो अपना एक डेवलप किया गया है पूरा का पूरा, उसको कैसे मेंटेन करना है इंदौर से सीखा जा सकता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का 6वां संस्करण आ चुका है। इंदौर को नंबर 1 स्टेट मिला है, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर रहा है, और 5वीं बार मिला है इसको, इंदौर को 5वीं बार, 5th टाइम जो है लगातार सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। नंबर 2 पे सूरत है, गुजरात में है। नंबर 3 विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। फिर आपका नवी मुंबई आपका, ठीक है, नवी मुंबई भी महाराष्ट्र पड़ता है। फिर आपका पुणे महाराष्ट्र पड़ता है। तो देखो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण, इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई, एक 10 लाख से अधिक आबादी वाले, एक 10 लाख से कम आबादी वाले। तो 10 लाख की अधिक आबादी में इंदौर नंबर 1 में है। ठीक है, और 10 लाख की अधिक आबादी में इंदौर नंबर 1 है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे सूरत, विजयवाड़ा, फिर आपका नवी मुंबई, और इसके बाद पुणे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 10 लाख से अधिक आबादी, जो 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में है, जितने भी हो, उसमें से नंबर 1 है नई दिल्ली स्वच्छता के मामले में, नई दिल्ली। फिर अंबिकापुर, है ना, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका। फिर आपका तिरुपति है, और फिर आपका नोएडा है। ठीक है, तो ये आपके जो है आपके ऐसे हैं जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 से 10 लाख की आबादी के बीच में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखिए, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 प्रारंभ किया गया है। 4था संस्करण इसका चालू किया गया है, गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यह है क्या, एक टीका अभियान है। देखो मिशन इंद्रधनुष एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो बैंकिंग सुधार को लेकर के काम करता है, लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो टीकाकरण किसका करना है, गर्भवती महिलाओं का, और जो बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, तो लगभग उनको 12 टीके इसके तहत लगाए जाने हैं। तो 12 टीके लगातार लगाना, और सार्वभौमिक टीकाकरण मिशन को लगातार इसको बढ़ाते रहना। तो ये आपका एक पूरा का पूरा मिशन इंद्रधनुष का 4था संस्करण आ चुका है।
मिशन इंद्रधनुष योजना जो है इसमें 12 वैक्सीन है। फिर इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 2017 में प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद आपका 2019 से 2020 तक मिशन इंद्रधनुष 3.0 प्रारंभ किया गया था और 4.0 आपका कहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है, ये आपका प्रारंभ हुआ है 6वां संस्करण 20 नवंबर 2021 से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष 4.0, ठीक है, इसको लेकर वैक्सीनेशन अब प्रारंभ हो गए हैं। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट टाइम इसलिए सुना है क्योंकि अभी इसका अनावरण किया गया है। तो फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं सदी के एक महान संत थे रामानुजाचार्य, महान संत थे हमारे देश के रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। तो 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया। इस मूर्ति को 5 धातुओं से बनाया गया है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इनके संयोजन से ये पूरी की पूरी जो है आपकी बनाई गई है। और इस प्रतिमा को 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर लगाया गया है, ठीक है, बेस बिल्डिंग पे लगाया गया है, जिसको हम भद्र बेदी के नाम से भी जानते हैं। एक बेस बनाया गया, एक आधार बनाया गया, उसके ऊपर पूरी की पूरी, तो ये जो बेस है आपका 54 फीट ऊंचा बेस है ये, इसके ऊपर है पूरी की पूरी प्रतिमा, जिसका नाम है भद्र बेदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में पता चल गया होगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बन रही है आपकी, हैदराबाद में बन रही है आपकी, कहाँ बन रही है, हैदराबाद में। 216 फीट ऊंची है ये और 5 धातुओं से मिलकर बनाई जा रही है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरी आपकी स्टैचू ऑफ पीस है। स्टैचू ऑफ पीस आप सभी को शायद जानते हो, ये 151 इंच की ऊंची प्रतिमा है और राजस्थान में पाली में स्थित है। विजय वल्लभ साधना केंद्र है एक, राजस्थान में विजय वल्लभ साधना केंद्र है। यहां पर एक जैनाचार्य थे जिनका नाम था श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, ठीक है, श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनके सम्मान में बनाई गई स्टैचू ऑफ पीस। तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भर जानते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी निकल आई, स्टैचू ऑफ पीस भी निकल आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सब जानते हो आप लोग। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जन्म जयंती होती है इनकी। तो इस पे 182 मीटर ऊंची जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का भी दर्जा इसको प्राप्त है। ये आपकी गुजरात के बड़ोदरा के पास एक जगह है ना, नर्मदा जिला है, वहां पर ये जो है पूरा का पूरा क्या है, सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पे के ऊपर ही बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है राजपीपला, यहाँ पे एक है साधु बेट नामक, साधु बेट एक जगह का नाम है जो कि राजपीपला के पास जो है पड़ता है। तो एक द्वीप है यहाँ पर, उस द्वीप में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन रामबंजी सुतर के द्वारा किया गया, एक मूर्तिकार है, भारत के बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक जानकारी है जो अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम में है। अभी क्या है, 5 जूनों में विधानसभा चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। कौन कौन से 5 राज्य थे, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, फिर पंजाब, फिर गोवा, फिर मणिपुर। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाया गया था, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव था। चुनाव की घोषणा 8 जनवरी 2022 को की गई थी और लगभग 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, कहीं 1 चरण में थे, कहीं 2 चरण में थे, अलग अलग जो है चुनाव की जो है स्थिति थी। जैसे गोवा में 1 ही चरण में था, है ना। इसके बाद मणिपुर में 2 चरण में था, 14 फरवरी और 3 मार्च को। इसके बाद पंजाब में 1 ही चरण में था, 20 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में था, है ना। जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे, क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में था। उत्तराखंड में 14 फरवरी को था, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, राज्यपाल आपके कौन है यहाँ पे, आनंदीबेन पटेल जी, ये राज्यपाल हैं यहाँ की, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है हमारे, योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना। टोटल 403 सीटें हैं यहाँ पे और 403 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिली है, फिर इसके बाद भारतीय समाजवादी पार्टी को मिली है। 255 सीटें बीजेपी को मिली हैं, ध्यान रखिएगा, और
जो सत्ता है यहाँ पे, जो सरकार है, वो सरकार को कितना यहाँ पे, क्योंकि कितना चाहिए था, 202 का आंकड़ा चाहिए था, 202 आ गए तो जीत गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। तो 255 सीटें हैं बीजेपी की, ठीक है। समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं, अपना दल की 12 सीटें अभी बीजेपी के साथ अलायंस है, राष्ट्रीय लोक दल की 8 सीटें हैं और निषाद पार्टी की 6 सीटें, बाकी अन्य। तो आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी दो मुख्य पार्टियों का याद रखिए, ठीक। तो ये हो गई एक बात। दूसरा है पंजाब विधानसभा चुनाव। यहाँ पे राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। पंजाब में राज्यपाल हैं, कौन है याद रखिएगा, पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान है। कौन है मुख्यमंत्री, भगवंत मान। सीटों की संख्या कितनी है, 117, टोटल कितनी है, 117 सीटें। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप के नाम से जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी को टोटल कितनी सीटें मिली हैं, 92 सीटें, 92 सीटें जो है यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिसमें से दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो नंबर 1 आपकी 117 में 92 सीटें आपकी, फिर कांग्रेस की 18 सीटें, फिर अकाली दल है, फिर बीजेपी है, बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं, ठीक है। तो पंजाब में सीएम है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी बनी है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है यहाँ पे, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यहाँ पे राज्यपाल हैं, माफ करिएगा। मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे, टोटल 70, और सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, बीजेपी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 47 सीटें, कितनी है, 47 सीटें हैं यहाँ पे, टोटल कितनी है, 47 सीटें हैं। फिर कांग्रेस है आपकी, कांग्रेस की 19 सीटें हैं, अन्य में 4 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद गोवा विधानसभा 2022 में चुनाव हुआ, राज्यपाल है यहाँ पे पीएस श्रीधरन राज्यपाल है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है यहाँ पे। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। सीटों की संख्या 40 है यहाँ पे, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 40, ठीक है। बीजेपी की 20 है, कांग्रेस 11 है, आप 2 हैं, ठीक है, ये अलग अलग है। मणिपुर विधानसभा चुनाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। राज्यपाल जो है नजमा हेपतुल्ला है यहाँ पे, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है यहाँ पे, और सब यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं, 60 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है यहाँ पे भी, बीजेपी बनती है। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। फिर नेशनल पीपल, आपका नेशनल पीपल पार्टी है 7 सीटें, नागा पीपल फ्रंट है 5 सीटें, फिर कांग्रेस है, फिर अन्य है। तो इस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव थे आपके, ठीक है। उत्तर प्रदेश 403 सीटें, पंजाब 117 सीटें, इसके बाद आपका उत्तराखंड में 70 सीटें थी आपकी, गोवा में आपका जो है 40 सीटें हैं और मणिपुर में 60 सीटें हैं। सब जगह पे अधिकांश में बीजेपी की सीट है, चाहे यूपी हो, मणिपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, है ना। एक जगह पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक विवाद था, राज्यों के बीच में भी कई सारे विवाद होते हैं, नदियों को लेकर विवाद होते हैं, बॉर्डर्स को लेकर विवाद थे। तो ऐसे एक डिस्प्यूट था असम और मेघालय की सीमा को लेकर के, है ना। असम से ही मेघालय का निर्माण हुआ है। असम जो राज्य पुनर्गठन बिल था 1971 का, उसी के आधार पे मेघालय का गठन हुआ है। तो असम मेघालय की सीमा है, टोटल कितनी सीमा है, 885 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। और इसमें 50 साल से लगातार एक विवाद चला आ रहा था, उस विवाद को अब सुलझा दिया गया है, ठीक है। उसको अब सुलझा दिया गया है और जो विवादित राज्य हैं, जितने भी विवादित क्षेत्र हैं, उन विवादित क्षेत्रों में लगातार जो है कई सारे जो है वहाँ पे पैरामीटर्स बनाए गए हैं। तो विवादित क्षेत्र कौन थे, एक तो असम में कामरूप जिला है, फिर असम में कछार क्षेत्र है। तो कामरूप और कछार वाला जेल क्षेत्र विवादित था, और मेघालय में काफ़ी क्षेत्र है, चाहे वो पश्चिमी खासी का क्षेत्र हो, खासी हिल वाला क्षेत्र हो, या फिर आपका जो है अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों को कारण से ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा विवादित था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे विवाद था, उस विवाद को अब क्या किया गया, सुलझा दिया गया है। सुलझाने में पूरा प्रयास किया गया है कि यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा बनी रहे, लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिक्कत हो, ऐतिहासिक तथ्य होने चाहिए, जातीयता होनी चाहिए, और साथ में समीपता होनी चाहिए लोगों की राज्य से अपने जुड़ करके। तो इस तरीके से पूरा का पूरा असम और मेघालय के बीच में जो समस्या थी, एक सीमा विवाद था, उसको अब समाप्त कर दिया है। दोनों राज्यों ने मिल करके एक कमेटी बनाई थी इस विवाद को सुलझाने के लिए। असम मेघालय के द्वारा एक सीमा विवाद समाधान समिति बनाई गई थी, और उस सीमा विवाद समाधान समिति के द्वारा इस समस्या का निजात निकाल लिया गया।
ठीक है, तो ये आपकी कुछ खबरें हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दी, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बता दी। अभी काफी लंबी श्रृंखला है, एक एक करके चीजों को समझेंगे। अब अगला है आर्थिक परिदृश्य में चलते हैं। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में सबसे पहले बजट की बात करते हैं, फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने तथ्यात्मक सामग्री सारी ली है, तथ्य आपको पूरे रट जाएंगे। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। जैसा आपको पता है बजट अगले साल का होता है, अनुमान होता है 2022-23 का, आय व्यय का विवरण होता है, आर्टिकल 112 में इसको लेकर के प्रावधान किए गए हैं। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया। अब इसमें देखो टोटल कुल अनुमानित व्यय कितना है 39.45 लाख करोड़ रुपए टोटल अनुमानित व्यय है आपका, है ना। राजस्व व्यय भी है, पूंजीगत व्यय भी है, सारा कुछ मिला करके टोटल है 39.45 लाख करोड़ रुपए का व्यय है, इसमें कुल अनुमानित व्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं। सबसे पहले आंकड़े राजकोषीय घाटे को लेकर के। देखो यहाँ पे डेटा में आपको ईयर याद होना चाहिए, तब आप जाकर के आंकड़े याद कर पाएंगे। राजकोषीय घाटा जो आपका होता है उसमें राजस्व घाटा प्लस ब्याज अदायगी कितनी है दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है आपका आय व्यय में, जब व्यय ज्यादा हो आय कम हो तो जो घाटा निकल के आता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। और जब राजस्व घाटा के साथ हम ब्याज अदायगी, बहुत सारे देशों के साथ हम ऋण लिए होते हैं या सरकार अन्य बहुत सारी संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसकी जो ब्याज देनी पड़ती है दोनों को जोड़ दे तो राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो बजट में जो चालू वित्त वर्ष है, चालू वित्त वर्ष आपका 2021-22 था। ठीक है, बजट फरवरी में आ जाता है ना, तो चालू वित्त वर्ष 21-22 हो गया। चालू मतलब जो चल रहा हो। ठीक है, तो 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.9%। ठीक है, और अभी के लिए कितना है 6.4%। ये वाला याद रखिएगा। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, टोटल जीडीपी का 6.4% अनुमानित किया गया है। तो निश्चित तौर पे राजकोषीय घाटा तो बढ़ रहा है और इसको लेकर के एफआरबीएम एक्ट भी लाया गया, उसमें कई बार संशोधन भी किए गए, टारगेट अचीव नहीं कर पाए। बट हमारा प्रयास है कि हम अपने राजकोषीय घाटे को 2.5% के आसपास ही रखें, इससे बाहर न जाए। अभी तो ये 6.4% है, बहुत ज़्यादा है। इसका एक कारण कोविड भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए बजट में मुख्य तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं आपकी सम्मिलित है। पहला है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। अब देश जो है 75 वर्ष के बाद आने वाले 100 वर्ष में जाएगा, तो 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपका ये रहेगा 75 से 100 के बीच का। तो इसमें भारत के इकोनॉमिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है जिसमें 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित की गई है। ठीक है, टोटल यहाँ पे याद रखिएगा एक डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी है 9.2% अनुमानित की गई है। आर्थिक वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है 9.2%। ठीक है, 9.2% अनुमानित की गई है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नया रोजगार सृजन होगा। ये बजट में बात कही गई है कि आने वाले समय पे हम बहुत सारे क्षेत्रों को प्रोत्साहन योजना के तहत लाएंगे और 60 लाख से ज्यादा नया रोजगार सृजन करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने का, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और रोजगार भी लाएंगे 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश को अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और अगले 25 वर्षों में, आने वाले जो 25 वर्ष हैं उसमें @100 आपका प्रारंभ हो जाएगा। 100 साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। 100 साल का मतलब क्या है, अभी तो 75 पूरे हो गए, अब अगला टारगेट हमारा 100 साल का है। तो @100 हम अभी @75 हमने प्रारंभ किया है देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। @100 मतलब अब 25 साल में देश की अर्थव्यवस्था को गति देनी है और इसको लेकर के पूरे बजट में 4 प्राथमिकताओं को तय किया गया है। 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति, फिर समेकित और या समावेशी विकास की बात की गई कि हमें विकास सब जगह पहुंचाना है। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पाद संवर्धन और निवेश पर बल देना है, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्य योजना, इन पे काम करना है। और चौथा है निवेश का वित्त पोषण करना है हमें। ठीक है, तो 4 टोटल जो है क्या की गई हैं,
हमारी प्रायोरिटीज बनाई गई हैं, 4 प्राथमिकताएं बनाई गई। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्य योजना, चौथा है आपका निवेश का वित्त पोषण। ठीक है, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक हैं आपके। कौन कौन से 7 चीजें हैं? पीएम गति शक्ति के तहत मुख्य तौर पे हमें अवसंरचना निर्माण पे बल देना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रमोट करना है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, विमानपत्तन हो गए, हमारे मालवाहक माल परिवहन हो गया, जल मार्ग हो गया, और लॉजिस्टिक अवसंरचना को हमें क्या करना है? और भी ज्यादा प्रमोट करना है। तो यहां पे पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक जो आपके हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना, राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है ना, इसको भी हमें बढ़ाना है। तो इन 7 कारकों पे क्या किया जाएगा? बल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार देने की बात की गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसको लेकर के 20,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 25,000 किलोमीटर की हमें सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसको लेकर लगातार काम करना है। साथ में हम जो लोग समावेशी विकास कब होगा? जब हम स्थानीय व्यापार को प्रमोट करेंगे। तो स्थानीय व्यापार को प्रमोट करने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का प्रारंभ किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक बड़े स्तर का जो है हम स्थानीय क्षेत्रों को भी प्रमोट कर पाएंगे, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, साथ में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए की भी शुरुआत की जा रही है। तो डिजिटल रुपए की बात शुरू की जा रही है। साथ में देखो, अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी बात आ रही है। ये भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आरबीआई काफी समय से स्टडी कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने सिर्फ इस रूप में एक्सेप्ट किया है कि यदि भारत में किसी भी प्रकार का, हम लीगलाइज नहीं करते, अभी लीगल नहीं है भारत में क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी जो भी है, बस यदि किसी प्रकार का ट्रेड होता है, कुछ भी होता है, तो उस पर 30% का सरकार ने टैक्स लगाया है। लेकिन आरबीआई आने वाले समय पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित खुद की डिजिटल करेंसी को लेकर के लगातार काम कर रहा है। तो इस बजट में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी 2022-23 में। साथ में राष्ट्रीय रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे मतलब आप समझते हैं, रोपवे खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहां पे एक अल्टरनेटिव जो है एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैकल्पिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के लिए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, हम रोपवेज बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे एक बेहतर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो रोपवेज का विकास किया जाएगा। साथ में अर्थव्यवस्था के समग्र प्रोत्साहन के लिए हम क्या करेंगे? 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का राज्यों को आवंटन किया गया है। 1 लाख करोड़ राज्यों को अतिरिक्त दिए जाएंगे ताकि अर्थव्यवस्था में होलिस्टिक अप्रोच पे पैसा खर्च किया जा सके। तो ये कुछ मुख्य बातें आपकी बजट की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष का होता है। 21-22 का जो भी आर्थिक उस समय स्थिति रही अर्थव्यवस्था की, उसका जो है समीक्षा होती है, एक तरीके का रिव्यू होता है। और बजट जो है होता है आपका आने वाले समय का आय व्यय का पूरा एक अनुमान होता है कि क्या आय व्यय, कहां से पैसा आएगा, कहां पे पैसा जाएगा, कैसे डेवलपमेंट करना है, उसकी पूरी रणनीति और खाका होता है। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा? सबसे पहली बात कही कि 2022-23 जो आपका भी चल रहा है, इसमें जीडीपी की विकास दर होगी 8 से 8.5%। 8 से 8.5% जीडीपी की विकास दर की बात कही। अब देखो, विश्व के अन्य बहुत सारे जो है एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, जो भारत को जो है भारत के जीडीपी के अनुमान की बात करती हैं। तो इसमें विश्व बैंक ने बोला है कि 8.7% रहेगा भारत का जीडीपी। इकोनॉमिक सर्वे क्या कितना कहता है? 8 से 8.5% इकोनॉमिक सर्वे कहता है। विश्व बैंक कहता है 8.7%, एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहता है 7.5%, और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ये आपका आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, इन्होंने कहा कि 9% के आसपास रहेगी। तो लगभग आसपास ही है जितने भी विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी बन जाएगी। तो टोटल जो है इस बार जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो 8 से 8.5% आपका कौन कह रहा है? बजट कह रहा है। ये कि वो आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। बजट ने कितना कहा था? बजट
बजट ने जो ये डेटा बताया था कि भारत की आर्थिक समृद्धि कितनी होगी, 9.2% होगी। बजट में 9.2% ये आपकी है आने वाले जो आपका जो ये 2021-22 जो आपका निकल गया, 2021-22 जो आपका निकल गया, उसमें भारत की आर्थिक समृद्धि कितनी थी, 9.2%। ठीक है, जो आपका निकल गया। और इकोनॉमिक सर्वे में आने वाला साल जो है आपका, उसमें जो है 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई है। ठीक है, और आने वाले समय में भारत की जो है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गति प्रदान करेगी। उसके कई सारे कारक हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो आपका यह है विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना रहेगा, 31 दिसंबर 2021 तक की बात करें तो टोटल भारत का फॉरेक्स रिजर्व है $633.6 बिलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से $633.6 बिलियन के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। साथ में वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लगभग कितना है, 9.2% से आपकी, जैसे बजट में बोला गया था 9.2%, वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है कि 9.2% के आसपास भारत की ग्रोथ रेट रही है जो 21-22 का है। ठीक है, अभी 22-23 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 21-22, 22-23 में, जहां मैं 21-22 कहूं मतलब पुराना फाइनेंशियल ईयर, अभी जो करंट चल रहा है 22-23 चल रहा है, 2022 और 23, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब आप जानते ही हैं। ठीक है, तो 2021-22 का जो आपका है 9.2 के आसपास वृद्धि के बारे में ये भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व में हम विश्व में हमारा चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। हमसे पहले जो है चीन है, जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, इसके बाद भारत है। नंबर 1 पे चीन के पास फॉरेक्स रिजर्व, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, फिर भारत। ठीक है, चौथे नंबर पे भारत इस समय फॉरेक्स रिजर्व में है। ठीक है, इसके बाद 2022-23 में भारत का जीडीपी का अनुमान जो है, मैंने आपको बताया कि जीडीपी का अनुमान इकोनॉमिक सर्वे ने 8 से 8.5% बताया है, वर्ल्ड बैंक ने 8.7 बताया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.5 बताया है, और आईएमएफ का जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आता है उसमें 9% बताया गया। ठीक है, अब बोला क्यों गया कि 2022-23 में अर्थव्यवस्था क्यों ग्रो करेगी। सबसे पहले तो वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन व्यापक पैमाने पर लगातार लग ही रही है, लगभग पहली डोज 100% लग चुकी है और दूसरी डोज भी लगभग 90% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। अब बूस्टर डोज भी लग रही है ना, और देश के हर एक आयु वर्ग में अब जो है कोविड की वैक्सीन बड़ी तेजी से व्यापक पैमाने पे इसका विस्तार होगा। साथ ही सरकार आपूर्ति पक्ष पे सुधार कर रही है ना, सप्लाई चेन को और अच्छा करने की कोशिश कर रही है, नियमों में ढील दी जा रही है ताकि बिजनेस बहुत अच्छे से चलाया जा सके, निर्यात को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, भारत का निर्यात जो है $100 बिलियन पहुंच गया है ना, समेकित रूप से $100 बिलियन भारत का निर्यात जो है अभी पहुंच गया था मार्च में आपका। तो भारत में निर्यात में मजबूती बड़ी तेजी से दी जा रही है, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम गति शक्ति है ना, बहुत तेजी से समावेशी विकास पीएम गति शक्ति के माध्यम से पूंजीगत डेवलपमेंट को लेकर के पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, एक्सप्लोर होगी, वो बहुत तेजी से एक्सपेंड होगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान होते हैं, किसी को नहीं पता होता कोविड आ जाएगा, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अभी जैसे फिर चौथी लहर की बात कर रहे हैं, तो ये तो आने वाला भविष्य होता है, लेकिन फिर भी अनुमान, ये प्रयास यही किए जाते हैं कि एक तरीके से रियलिस्टिक रहें, अप्रोच इनको टारगेट किया जा सके, लेकिन कई बार होता है कि हम इन लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में एक बात यह भी कही गई कि 5 निर्यात वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जो सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं, 5 चीजें, ये आपको याद कर लेना है क्रम से। सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद मतलब कच्चा पेट्रोलियम हम आयात सबसे ज्यादा करते हैं, फिर उसको हम रिफाइन करके रिफाइनरीज में जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में पेट्रोलियम उत्पाद है, दूसरा है मोती, अर्धकीमती पत्थर हैं, लोहा और इस्पात है, ड्रग और फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सेक्शन जो आपका हमारा है, फार्मास्यूटिकल्स में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये 5 चीजें हमें, ठीक है, पहले नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा मोती, अर्धकीमती पत्थर, फिर तीसरा लोहा और इस्पात है, फिर ड्रग फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बायोलॉजिकल सेक्टर, और 5वां सोना तथा कीमती धातु के आभूषण। ये 5 चीजें हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा आयात क्या करते हैं, 5 चीजें कौन कौन सी आयात करते हैं हम। नंबर 1 में पेट्रोलियम,
कच्चा पेट्रोलियम हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। दूसरे नंबर पे सोना भी आयात करते हैं हम बहुत ज़्यादा। फिर पेट्रोलियम उत्पाद भी आयात करते हैं। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे नंबर पे मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, पांचवें नंबर पे कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि ये भी हम आयात करते हैं। तो शीर्ष निर्यात आपको याद रखना है पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1, फिर मोती, अर्धकीमती पत्थर, लोहा और इस्पात, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, सोने और अर्धकीमती अन्य कीमती आभूषण हैं। फिर शीर्ष 5 आयात करने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम कच्चा, जो कच्चा पेट्रोलियम है, सोना है ना, इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, मोती की कीमती अर्धकीमती पत्थर, फिर कोयला, कोक, विकेट्स आदि ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सारी चीज़ों में आपको मैं सारी चीज़ें फिर क्लास में मैंने करवा रखे हैं डिटेल से, बजट भी करवा रखा है, इकोनॉमिक सर्वे भी करा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य आपके एग्जाम के लिए जरूरी था, जो डेटा तथ्यात्मक चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे कवर करा दी। देखिए एक सरकार ने कॉन्सेप्ट लेकर के सरकार आई है बैड बैंक का। ठीक है, बैड बैंक मतलब एक तरीके का आर्थिक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बैड बैंक, जिसके तहत जो बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें बहुत सारा कर्ज जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है। देखो बैंक को जो भी हम पैसा देते हैं, बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, बैंक उसको लोन में उठाता है और लोन में उठाने के बाद फिर उससे जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक अपने खर्चे चलाता है और आपको भी इंटरेस्ट देता है। आमतौर पर यही सिस्टम है। लेकिन बैंक का कई बार पैसा क्या होता है, एनपीए में बदल जाता है। एनपीए मतलब 90 दिन की अवधि में ना तो उसमें मूलधन प्राप्त हुआ, ना तो ब्याज प्राप्त हुई, ना तो उसका प्रिंसिपल आया, ना तो इंटरेस्ट आया, तो उसको हम एनपीए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार ने इस समस्या का सॉल्यूशन एक निकाला है। देखो एक तो इनसे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जितने भी बैंक हैं उनकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और दोहरी तुलंतन पत्र, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बैंक। ठीक है, और दूसरा वसूल नहीं पाते, तो बैंक भी जो है ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि बैंकों के पास पैनिक क्रिएट हो जाता है ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ठीक है, बैड बैंक अर्थात ऐसे जो है बैंक होंगे जिनके अंतर्गत आर्थिक संकट के दौरान जो खाते में चल रहे बैंक होंगे, उनकी जितनी भी देयताएं होंगी, है ना, जितना भी कर्ज होगा, जो कर्ज एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है, वो सारा बैड बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा और बैड बैंक को उस पूरे जो है उस कर्ज को वसूलने का प्रयास करेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा कर्ज के संकट में फंसे हुए बैंकों के लिए एक नेशनल असेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। एक पहला बैड बैंक है भारत का, ये पहला बैड बैंक मतलब बैड पैसा है, जो कर्ज जो एनपीए है ना, बैड लोन जो बना हुआ है, जो पैसा वापस नहीं आ रहा, उन सब पैसों को इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसी को बैड बैंक नाम दिया गया है। तो इसका पहला बैड बैंक जो बना है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी है आपकी इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं, पहली है आपकी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दूसरी है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दो कंपनी हैं। इन दोनों कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एनपीए के साथ जो है पहले बैड बैंक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। फिर से नाम बता रहा हूं, पहला बैड बैंक बनाया जा रहा है जिस 50,000 के आसपास टोटल एनपीए इसको सौंपा गया है। पहला है नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इनका काम क्या है, काम है जितना भी कर्ज है, जो कर्ज कंपनियों के बैंकों के द्वारा दिया गया है, वसूल नहीं पा पाई हैं कंपनियां, एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, तो उस सबको वसूलने का काम ये कंपनी करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला बैड बैंक भी बना दिया गया है। इसके बाद आपको पता होगा 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नाम क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया है और साथ ही इससे महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। तो अभी एक नई महारत्न कंपनी बनाई गई है आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न है ना, तो महारत्न जो बड़े जिनका टर्नओवर है एक पर्टिकुलर, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या है, महारत्न का दर्जा भी दिया गया है। टोटल महारत्न की संख्या 11 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये आपका कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। अब आगे कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, सूचकांक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक 2021
ठीक है, अभी ये जारी हुआ है डेमोक्रेसी को लेकर के। नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 1 पे नॉर्वे है, ठीक है। भारत का 46वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, भारत का 46वां स्थान है। पिछले साल 2020 में भारत का 53वां स्थान होता था, 53 रैंक थी हमारी। इस बार जो है हमारी रैंक थोड़ी सुधरी है, 46वां स्थान है। किसमें? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। 2020 में 53वां था, 2021 में 46वां है। भूलिएगा मत, मैं याद करा रहा हूँ ये आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको 46वां है। दूसरा आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है ना, एक संस्था है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये भी आ चुका है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। नंबर 1 तो डेनमार्क है, नंबर 1 में डेनमार्क है, ठीक है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। नंबर 1 में 3 देश हैं आपके, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। नंबर 1 पे 3 देश हैं संयुक्त रूप से, गड़बड़ मत करिएगा, ये पूछा जा सकता है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये 3 देश हैं जो नंबर 1 पे हैं, ठीक है। भारत का स्थान है 85वां, ठीक है, 85वां। पिछले साल 86वां था, इस साल एक थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार देख रहे हैं, भ्रष्टाचार भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 86वां स्थान है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान, सर्वाधिक भ्रष्ट, है ना। इसके बाद मानव स्वतंत्रता सूचकांक आ चुका है 2021 का। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है आपका, स्विट्जरलैंड नंबर 1, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है, फिर डेनमार्क है। भारत की 119वीं रैंक है आपकी, याद कर लीजिए इसको, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 119वीं रैंक है, 119, 119वीं रैंक है भारत की, ध्यान रखिएगा। पिछले साल हमारी रैंक 111वीं थी 2020 में, इस साल हमारी रैंक और गिर गई। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है आपका 2021 में नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है, भारत 119वें स्थान पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आया है, ठीक है। 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग ने किया है। साथ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल, साथ में यूएनडीपी भी इसमें जुड़ी हुई है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इन नीति आयोग, साथ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ऑक्सफोर्ड निर्धनता, ठीक है, और साथ में मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन सबके द्वारा मिलकर के इसको विकसित किया गया है। और इसमें सबसे गरीब राज्य जो है वो आपका बिहार है। सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है? बिहार। सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है? बिहार। सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है? ठीक है, बिहार। दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका सबसे ज़्यादा, यदि ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपका, बीपीएससी का एग्जाम जो है बच्चे देने जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है नीति आयोग, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएनडीपी, है ना, इन्होंने मिल करके ये जारी की है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी आपकी बिहार में, फिर झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम गरीब राज्य है केरल। केरल में सबसे कम गरीबी है, शिक्षित भी है केरल, तो सबसे कम गरीबी है केरल, फिर गोवा, दूसरे नंबर पे गोवा आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, ये भी आ चुका है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 3 कोई नहीं है, टॉप 3 दे चौथे नंबर से हैं, टॉप 3 रिक्त हैं, है ना, टॉप 3 में कोई नहीं। चौथे नंबर पे डेनमार्क है ना, चौथे नंबर पे डेनमार्क है और भारत की 10वां स्थान है भारत का इसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसके बाद है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, नंबर 1 आयरलैंड है, नंबर 1 आयरलैंड है, भारत की 71वीं रैंक है। नंबर 1 आयरलैंड, भारत की 71वीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। नंबर 1 आयरलैंड, भारत की जो है रैंक कितनी है? 71वीं रैंक है भारत की, याद रखिएगा, भारत की 71वीं रैंक है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है इंडिया रैंकिंग 2021, ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो कई सारी कैटेगरी है इसमें, सब याद करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त रूप से जो मिला है वो आईआईटी मद्रास को मिला है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग प्रदान की जाती है, तो संयुक्त रूप से रैंकिंग जो मिली है वो आईआईटी मद्रास को मिली है।
आईआईटी मद्रास को इंडिया रैंकिंग 2021 में सभी संयुक्त रूप से मिलाते हैं आईआईटी मद्रास को दिया गया है। बाकी मल्टीपल कैटेगरी है, वो याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ये भी आ चुका है। ये भी आपका जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है ना। ये एक संस्था है, प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसके द्वारा जो है इसको के द्वारा जो है बनाया जाता है निर्यात तैयारी जो है सूचकांक। तो निर्यात तैयारी सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जारी करता नीति आयोग है ये आपका। अब इसमें नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 1 पे है गुजरात। देखो इसमें होता क्या है, भारत का जो निर्यात उपलब्धि है उसका विश्लेषण किया जाता है इस सूचकांक के मारे से। तो नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 है कर्नाटक। ठीक है, याद रखना है आपको, नंबर 1 इसमें गुजरात है, निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 गुजरात। ठीक है, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, नंबर 1 आपका अमेरिका है, इसमें नंबर 1 अमेरिका है और 43वें नंबर पे भारत है आपका। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में नंबर 1 में अमेरिका है और भारत 43वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ आर्थिक परिदृश्य था और साथ में सूचकांकों से जुड़ी हुई विषय वस्तु भी आपने देखी। अब आगे हम वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य बहुत सारी अभी राष्ट्रीय खबरें आपकी हैं। तो अब हम विज्ञान परिदृश्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत है किसान ड्रोन। देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए तथा कृषि से जुड़ी हुई अन्य सामग्री के छिड़काव के लिए 100 किसान ड्रोन जो है का उद्घाटन किया है। तो अब जैसे देख रहे हैं कृषि में तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से किस तरीके से किसानों की विभिन्न समस्याओं का उन्हें निजात दिया जा सके। तो किसान ड्रोन उनमें से एक बहुत बड़ा जो है ये आने वाला कृषि के साथ जो है इनोवेशन है। तो किसान ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव हो सकता है, खाद का छिड़काव हो सकता है, साथ ही फसलों की बुआई हो सकती है और क्रॉप मॉनिटरिंग वगैरह भी व्यापक स्तर पर हो सकती है। तो आने वाले समय पे ये ड्रोन जो है आने वाले समय पे बहुत कारगर साबित होंगे और एक तरीके से आप देखेंगे कि तकनीकी का एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो जाएगी यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान ड्रोन को लेकर के व्यापक मुहिम के साथ प्रारंभ होंगे। तो इससे बड़े बड़े जितने भी खेत हैं उनकी आसानी से निगरानी भी किसान कर सकता है, किसान निगरानी भी किया जा सकता है इनके माध्यम से, क्योंकि इनमें जो है ड्रोन के माध्यम से प्रॉपर्ली किसान जो है सीसीटीवी और इस तरीके से भी बड़े बड़े खेतों को मुआयना कर सकता है। तो ये जो है क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम के रूप में भी काम किया जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभी जो है वो है आपका कीटनाशकों और अन्य जो है कि जो कृषि सामग्री है उसके छिड़काव के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। तो किसान ड्रोन अभी 100 किसान ड्रोन को प्रधानमंत्री जी के द्वारा समर्पित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक समीक्षा जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जो है आपका कृषि, उद्योग और सर्विस क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, 3 क्षेत्र रखे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और साथ में आपका टर्सरी में आपका सर्विस सेक्टर है। तो कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ है, उपज है, वो लगभग 3.9% से बढ़ेगी 2021-22 के डेटा के हिसाब से। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जो उसका परफॉर्मेंस था 3.9% था जीडीपी में, साथ में उद्योग जो था 11.8% और सर्विस सेक्टर 8.2% है ना, 8.2%। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखना है, कृषि में 3.9%, उद्योग में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2%। ठीक है, इसके बाद जो है अभी एक और आपका ये विज्ञान से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। गुजरात हाई कोर्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं हर जगह तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारे देश की जो कोर्ट है उनको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। 17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जो ई समिति है ना, कोर्ट को कैसे डिजिटल करना है, तो ई समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में 2 डिजिटल सेवाओं का प्रारंभ किया गया। यहाँ पे 2 प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रारंभ की गई है। पहला क्या है, पहला है जस्टिस क्लॉक, यहाँ पे स्टार्ट की गई है, न्याय घड़ी इसे बोलते हैं। तो जस्टिस क्लॉक एक तरीके का LED डिस्प्ले लगाया जाएगा कोर्ट के बाहर, गुजरात हाई कोर्ट के बाहर, जिसमें जो है गुजरात का जो न्याय वितरण प्रणाली है उससे जुड़े हुए आंकड़ों को वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो जितने भी न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े हुए आंकड़े हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो पहला काम क्या किया गया है,
पहला काम किया गया जस्टिस क्लॉक, यहाँ पर न्याय घड़ी लगाई गई है। दूसरा, अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कि अदालत की जो शुल्क है उसके भुगतान के लिए, अदालत की शुल्क के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया है। तो एक यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले लगाई जाएगी और साथ में अदालतों का भुगतान डिजिटली किया जा सके, किसी भी तरीके से जो भी जुर्माने या कोई भी चीजें होती हैं उन सब चीजों को लेकर के ये कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो ये भी आपका एक तरीके से ई गवर्नेंस से जुड़ता है, डिजिटलाइजेशन से जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के, यानी देश की पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए WHO और आयुष मंत्रालय दोनों के द्वारा मिलकर के गुजरात के जामनगर में दुनिया का पहला एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी देश की जो पारंपरिक चिकित्सा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस सेंटर का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका गुजरात के जामनगर में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभी 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। इसमें जो है अरावली जैव विविधता पार्क को देश का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, देश की पहली अन्य प्रभावी आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है। IUCN के अनुसार जो है ये क्या है, जैव विविधता, ये मतलब एक तरीके का जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र नहीं होते लेकिन जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र होते हैं। तो अरावली जैव विविधता ये गुड़गांव वाले क्षेत्र में है आपका, है ना। इसको जो है देश का पहला जो है अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है, अरावली जैव विविधता पार्क को। ध्यान रखिएगा, गुड़गांव हरियाणा में आपका है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया है। आपको पता है कि देश में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो आपका इंदौर ही है ना। तो इंदौर में यह प्लांट लगाया गया है वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन को लेकर के, कैसे हम वेस्टेज को जो है एक वेल्थ में कन्वर्ट कर दें। तो जितना भी कचरा है उसको रिसाइकिल करके कैसे उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, गैस बनाई जा सकती है या फिर अन्य बहुत सारे रिसाइकिल करके उस मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो बायो खाद के रूप में हो या किसी अन्य चीज के रूप में हो। तो वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन संयंत्र एक प्लांट क्रिएट किया गया जिसका नाम है बायो CNG संयंत्र यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इसमें बायो CNG मतलब यहाँ से गैस का भी उत्पादन होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के तेलंगाना स्थित पोंचमपल्ली गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको बनाया गया है। पोंचमपल्ली गांव को जो हमारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है इसके द्वारा तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। पोंचमपल्ली गांव कहाँ है? नलगोंडा जिला में। कहाँ है? नलगोंडा जिला में। ये उत्कृष्ट साड़ियों के लिए एक तरीके से सिल्क सिटी के रूप में इसको पहचाना गया है। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की अनूठी शैली है जिसका नाम है इकत। इकत अनूठी शैली के नाम से यहाँ पे साड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इकत शैली के माध्यम से बनाई जाती हैं और इकत शैली के कारण से ही 2004 में यहाँ पे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग भी इसको प्राप्त है पोंचमपल्ली को। तो पोंचमपल्ली क्या है याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, पोंचमपल्ली आपका तेलंगाना में पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है, नलगोंडा जिला में। ठीक, और ये उत्कृष्ट साड़ियों के रूप में पहचाना जाता है। इकत नामक यहाँ पे अनूठी शैली है जिसके कारण से इसको GI टैग भी दिया गया है। साथ में जब विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन चालू किया गया था 1951 में, तो उन्होंने पोंचमपल्ली से ही स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन, तो उस रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पोंचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, है ना, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 49,346 मेगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता विकसित हो चुकी है। कितनी है टोटल? ये आप ध्यान रखिएगा, 49,346।
टोटल है 49,346 मेगावाट सोलर एनर्जी की हमारे देश में क्षमता विकसित हो चुकी है, 49,346 मेगावाट की, ठीक है। जिसमें से पहले नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 10,506 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी केवल राजस्थान से अभी डेवलप हुई है। तो भारत में नंबर 1 में राजस्थान है सोलर एनर्जी के तौर पे, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक। इसके बाद अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहली बार हुआ है देश में, मार्च 2022 में पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम FCI के 200 मीट्रिक टन खाद्यान्नों को कहां भेजा गया है? बांग्लादेश से होते हुए गुवाहाटी भेजा गया है। गुवाहाटी में एक जगह है पांडू तक भेजा गया है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। वाटरवेज, जैसा कि आपको पता है कि वाटरवेज को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है, तो पहली बार वाटरवेज का प्रयोग किया गया। मार्च 2022 में पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के 200 मीट्रिक टन खाद्यान्नों को बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडू तक भेजा गया है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी है, ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवेज 2 है ना। नेशनल वाटरवेज 2 को नेशनल वाटरवेज 1 के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो पहले यहां से नेशनल वाटरवेज 1 यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक जलपोत है जिसका नाम है MB लाल बहादुर शास्त्री जलपोत, ठीक है। MB लाल बहादुर शास्त्री जलपोत जो है नेशनल वाटरवेज 1 यानी कि पटना से ये निकला है। पटना से निकलने के बाद ये कोलकाता पोर्ट पे पहुंचा। कोलकाता में आपका इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से ये आपका जो है नेशनल, ये फिर यहाँ से होते हुए जितना भी है सारा पहुंच गया नेशनल वाटरवेज 2, है ना, वहां पे इसको जोड़ दिया गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है देश में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को अब जो है हम परिवहन के तौर पे जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो FCI का पहला खाद्यान्न यहां से पहुंचा है। अब देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि देश में अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन की अपार क्षमताएं उपलब्ध हैं और इसको लेकर के हमने जो है अभी तक में 2016 तक में लगभग 111 वाटरवेज हमने चिन्हित किए हैं, 111 वाटरवेज। पहला जो नेशनल वाटरवेज है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो इलाहाबाद से लेकर के सदिया तक है। कहां तक है? इलाहाबाद से लेकर सदिया तक, ठीक है। दूसरा है आपका सदिया से लेकर धुबरी तक, दूसरा ये हल्दिया तक है, माफ करिएगा। पहला है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, है ना, हल्दिया तक, हल्दिया, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पहला वाटरवेज है आपका प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक, दूसरा है सदिया से लेकर धुबरी तक, ब्रह्मपुत्रा में बना हुआ है। तीसरा जो है कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, है ना, केरल में पड़ता है, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम को जोड़ता है। चौथा वाटरवेज आपका है जो काकीनाडा से लेकर के काकीनाडा से पुदुचेरी को जोड़ता है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश और जो आपका तमिलनाडु वाला बॉर्डर है, तो काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी को। पांचवा जो है आपका, ये आपका पड़ता है उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। और इसके बाद जो आपका छठवां है, ये आपका भांगा एक एरिया, लखीपुर को भांगा से जोड़ता है असम में। तो ये 6 मुख्य हैं, बाकी 105 अलग है। टोटल जो है लगभग कितने हैं? 111, है ना, 105 अलग हैं, छोटे छोटे हैं, ये 5 बड़े हैं, 6 बड़े हैं, है ना। तो 105 में 6 जोड़ दीजिए, 111 हो जाएंगे टोटल। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया जा रहा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि FCI के द्वारा अभी 200 मीट्रिक टन जो है बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडू तक में क्या भेजा गया? वाटरवेज के माध्यम से खाद्यान्न डिलीवरी की गई है, खाद्यान्न भेजा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, एक चीज और ध्यान रखिए, 51वां भारतीय फिल्म अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हमेशा पूछा जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हमेशा पणजी में ही होता है, गोवा पणजी में, ठीक है। कहां होता है? गोवा पणजी में। तो ये अभी 16 से लेकर 24 जनवरी 2021 पिछले साल था। ये फोकस देश इसमें बांग्लादेश था। क्या था? फोकस देश बांग्लादेश, ठीक है। अभी एक नया अभियान चालू किया गया है जिसका नाम है पढ़े भारत अभियान। तो 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पढ़े भारत में अभियान चालू किया गया था और ये 100 दिवसीय अभियान था, मतलब 10 अप्रैल तक तो होना था ये। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक का अभियान था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था रचनात्मकता का विकास करना, महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली, साथ साथ लिखित और मौखिक रूप से क्षमता को विकसित करना, यानी कि एक तरीके से क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए पूरा पढ़े भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। तो 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जो बच्चे हैं, शैक्षिक प्रशासक हैं,
शिक्षक हैं, माता पिता हैं, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न जो हितधारक हैं, भागीदार हैं, उनको शामिल करने को लेकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, पढ़े भारत अभियान। ध्यान रखिएगा, पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 6 जुलाई 2021 को एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ध्यान रखिएगा। और सहकारिता मंत्रालय का मुख्य काम है जितनी भी सहकारी समितियां हैं और सहकारी जितने भी कारोबार हैं उनके लिए सुगमता, प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, है ना, उनके लिए बेहतर कार्य करना। जैसे कि आपको पता है 57वां संविधान 97th अमेंडमेंट जो आपका है, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया और भारतीय संविधान में 9 भी जोड़ करके उनको लेकर एक पूरा जो है क्या प्रक्रिया होगी, कैसे बनाई जाएंगी, क्या क्या उसका पूरा जो ढांचा होगा वो सारी चीजें जोड़ी गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी बनाना हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, संविधान के अनुच्छेद 19 में भी इसको जोड़ा गया है। तो इसके लिए एक सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय का काम है जो सहकारी समिति है इनके कारोबार को सुगम बनाने के लिए, प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए और बहुराज्य सहकारी समितियों को विकास करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, काम करने के लिए पूरा का पूरा ये मंत्रालय बनाया गया। तो सहकारिता एक पूरा का पूरा मंत्रालय बना दिया गया है। इसके मंत्री जो हैं, भारत के पहले जो मंत्री इसके बनाए गए जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हीं को ही ये प्रभार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दुखद घटना थी 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया मुंबई में, है ना, सब आप जानते हैं। 92 साल की थी लता जी और 92 साल की अवधि में एक मतलब लाइफ टाइम उन्होंने एक तरीके से अचीवमेंट उन्होंने किया और लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए हैं उन्होंने अपने समय में। लता जी को भारत रत्न पुरस्कार सन 2001 में मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 में मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और कई राज्यों में उनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। और जो इनका मूल नाम था वो थोड़ा सा जानना चाहिए आपको। जो लता जी का मूल नाम था वो था हेमा मंगेशकर। क्या नाम था मूल नाम? हेमा मंगेशकर। मूल नाम इनका हेमा मंगेशकर, स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। तो इनका निधन हो गया था अभी मुंबई में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा 2019-20 के लिए चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। इसमें 2 भागों में बांटा गया इस सूचकांक को। 3 बड़े राज्य, 3 बड़े राज्यों में बड़े राज्य कौन है और छोटे राज्य, तीनों में दोनों में प्रतिस्पर्धा के हिसाब से जो छोटे राज्य हैं और जो बड़े राज्य उनकी अलग अलग रैंकिंग दी गई है। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 है केरल। ठीक है, सूचकांक कौन सा? राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 है केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर सिक्किम है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 केरल है, छोटे राज्यों में नंबर 1 मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 दादरा नगर हवेली दमन दीव वाला पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ राष्ट्रीय आपकी खबरें थी, राष्ट्रीय और साथ में जुड़ी हुई मिसलिनियस आपकी उससे। अब यहाँ पे हम पुरस्कारों के बारे में देखेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सारे हम देखेंगे और साथ में खेल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं और कुछ मिसलिनियस चीजें। सबसे पहले पद्म पुरस्कार। 2022 के पद्म पुरस्कार जो है आपके घोषित किए जा चुके हैं। 25 जनवरी 2022 को ये पुरस्कार घोषित किए गए थे। इन पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, 4 पद्म। देखो, सबसे बड़ा देश का नागरिक का पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, 2019 में मिला था, नानाजी देशमुख और कई लोगों को जो है मिला था। उसके बाद जो है आता है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, है ना, देश के बड़े नागरिक पुरस्कार हैं। तो पद्म में पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को केवल। ठीक है, 4 लोग कौन कौन है अभी बता दूंगा, याद कर लीजिएगा। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। अब पद्म विभूषण किसको दिया गया? एक तो प्रभा अत्रे जी को दिया गया है, कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र से हैं। प्रभा अत्रे जी कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। दूसरे हैं राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। जनरल बिपिन रावत, हमारे जो CDS थे, है ना, डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे हमारे, मरणोपरांत मिला जनरल बिपिन रावत जी को। ये आपके लोक सेवा के तौर पे इनको दिया गया है। ठीक है,
और उत्तराखंड से थे बिपिन रावत जी। इसके बाद कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत मिला है लोक मामले उत्तर प्रदेश से। तो 4 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा यूपी में, फिर इसका राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत और फिर कल्याण सिंह। ठीक है, दोनों को जो है लोक मामले लोक सेवा के रूप में दिया गया है। पद्म भूषण में देखो 17 के 17 तो सारे नाम आपको नहीं, कुछ मुख्य बता देता हूं। पद्म भूषण में गुलाम नबी आजाद जी के बारे में आप जानते होंगे, राज्यसभा में से थे, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा मेंबर थे ये। तो गुलाम नबी आजाद इनको मिल रहा है। कुछ विदेशियों को भी मिलता है, ये जो हमारे नागरिक हैं जो भारतीय मूल के विदेशी हैं उनको भी दिया जाता है, जैसे कि सत्या नडेला जी के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश के ही थे ये। तो ठीक है, अभी ये यूएसए में रह रहे हैं, तो भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के, अब विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय सीईओ बैठे हुए हैं, है ना। भारतीयों के द्वारा ही देखिए पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें आप देखेंगे हर जगह आपको भारतीय मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। सत्या नडेला यूएसए माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हैं। ठीक है, इसके बाद सुंदर पिचाई जी हैं यूएसए, ये गूगल सीईओ हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई जी को भी दिया जा रहा है, पद्म भूषण दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सुंदर पिचाई जी को, ये अमेरिका में गूगल के सीईओ हैं और एक अल्फाबेट के सीईओ हैं। अल्फाबेट की ही जो है एक तरीके से सहचारी कंपनी गूगल है ना, पेरेंट कंपनी इनकी अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट और गूगल दोनों के सीईओ है सुंदर पिचाई। इसके बाद जो है ये सुंदर पिचाई जो है मदुरई तमिलनाडु से थे। देवेंद्र झाझरिया जी के बारे में आप जानते हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, 2 गोल्ड मेडल पा चुके हैं ये भाला फेंक में, इनको भी पद्म भूषण मिल रहा है ना। राजस्थान से हैं आपके देवेंद्र झाझरिया, है ना। इसके बाद संजय राजाराम ये मरणोपरांत इनको मिल रहा है आपका, और साइंस एंड टेक के क्षेत्र में है, मैक्सिको से हैं। पद्म श्री जो है ये हो गए कुछ प्रमुख आपके पद्म भूषण। ठीक है, गुलाम नबी आजाद जी के बारे में सत्यम नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, और इसके बाद देवेंद्र झाझड़िया हो गए, तो कुछ प्रमुख नाम। और संजय राजाराम, ठीक है, मैक्सिको के हैं इसलिए संजय राजाराम जी के बारे में ध्यान रखिएगा, विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं। पद्म श्री में नीरज चोपड़ा जी हैं, खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपके नीरज चोपड़ा, पद्म श्री मिल रहा है इनको। ठीक है, अभी आपको पता है ये गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं भारत के लिए, हरियाणा से हैं, है ना, भाला फेंक में। फिर इसके बाद दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2022, इसके भी जो है आ चुके हैं अवार्ड 2022 के, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड। तो एक तरीके से फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपका रणवीर सिंह को। अभी फिल्म आई थी 83 कपिल देव जी के ऊपर बनी है, जो 83 में जो है वर्ल्ड कप लेकर के आए हैं देश के लिए। तो रणवीर सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कृति सेनन को मिला है, एक मिमी करके मूवी आई है, मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा द राइज को। ठीक है, बड़ा फेमस डायलॉग है पुष्पा का, है ना, आप सब जानते हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा को, पुष्पा मूवी को। ठीक है, इसमें चंदन तस्करी कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा का पूरा साउथ इंडिया का पूरा है दिखाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 ये जो मिला है नंबर 1 है उत्तर प्रदेश को मिला है। इसमें राज्यों को दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, और एक तरीके से जल संरक्षण को लेकर के कौन सा राज्य कितना बेहतर कर रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार चालू किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 उत्तर प्रदेश को मिला है, फिर पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, फिर तमिलनाडु। और इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति जी के द्वारा जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन यानी वर्षा जल का संरक्षण अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में नंबर 1 में उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 में राजस्थान है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, देखो मैं हिंदी के बताऊंगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक नाटक के लिए हिंदी भाषा में। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए हिंदी में मिला है। ठीक है, इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अलग है, वो दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। जो यूथ वर्ग है उसके लिए भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिमांशु वाजपेयी को मिला हिंदी के लिए। ठीक है, हिमांशु वाजपेयी को। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए हिंदी में, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को।
ठीक है, हिंदी में। इसके बाद 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 बड़ा चर्चा में था इस बार का ऑस्कर, आपको पता है बिल स्मिथ के द्वारा जो है एक थप्पड़ जड़ दिया गया जो एंकर थे उस समय, है ना। तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को दिया गया है किंग रिचर्ड के लिए, है ना, मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ द टैमी फे करके मूवी है, इसके लिए दिया गया है जेसिका चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जेन कैपियन को दिया गया है, जेन कैपियन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पुरस्कार हैं ऑस्कर के। पहली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, सर्वश्रेष्ठ निदेशक जेन कैपियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 भारतीय फिल्में भी गई थी आपकी, है ना, ऑस्कर में 2 भारतीय फिल्में गई थी, एक तो जय भीम गई थी और दूसरा मक्कार फिल्म गई थी, ये दोनों नॉमिनेटेड की गई थी, ठीक है, लेकिन ऑस्कर नहीं मिला इनको। तो 2 फिल्म भारतीय जय भीम और मक्कार ये 2 गई थी, ठीक। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2021 ये भी आपकी चुन ली गई हैं, कैरोलिना बिलवास्का, ये पोलैंड की हैं। तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? कैरोलिना बिलवास्का, ध्यान रखिएगा, कैरोलिना बिलावस्का ये पोलैंड की है, ध्यान रखिएगा। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 भी दिए जा चुके हैं, इसमें कई सारे लोग हैं टोटल, एक एक करके मैं नाम आपको बताता जा रहा हूं। पहले है मोहम्मद अमजद साकिब, पाकिस्तान के हैं, इनको मिल रहा है मोहम्मद अमजद साकिब। देखो नोबेल प्राइज, रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं। तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 मोहम्मद अमजद साकिब को दिया जाता है, पाकिस्तान के हैं। इसके बाद फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, इनको मिलता है। स्टीवन मुकी ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं। वाच डॉग इंडोनेशिया के, इनको दिया जाता है। और रॉबर्टो फिलीपींस के हैं, इनको दिया जाता है, ठीक है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के, स्टीवन मुकी साउथ ईस्ट एशिया के, वाच डॉग इंडोनेशिया के और रॉबर्टो फिलीपींस के, इनको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इनको रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। आईपीएल 2022 इसका 15वां संस्करण आपका आयोजित हो रहा है, 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक है ये आपका पूरा का पूरा। भारत के विभिन्न जो है पूरे भारत में खेला जाता है विभिन्न स्टेडियम्स में। तो 26 मार्च से लेकर 29 मार्च 2022 तक चलेगा, अभी चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो 2 नई टीमें इसमें आई हैं, एक तो गुजरात लायंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 2 नई टीमें इसमें अभी पहली बार आई हैं। गुजरात लायंस, गुजरात की एक टीम आई है, और लखनऊ सुपर जायंट्स एक सी टीम ही आई है, ठीक है। और इस बार जो नीलामी हुई थी, नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगी है, ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ईशान किशन। तो मुंबई इंडियंस द्वारा 15.25 करोड़ रुपए की नीलामी के साथ इनको खरीदा गया है। तो ईशान किशन की सबसे ज्यादा जो है बोली लगी थी, 15.25 करोड़ रुपए की नीलामी लगी थी, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है जानकारी आपकी जो पर्सनल न्यूज टाइप में जितनी भी चीजें हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पिछली बार पूछे गए, खेल वगैरह से 2-4 पुरस्कारों से पूछे गए, तो आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद देखिए कुछ आपका ये एक आईसीसी T20 विश्व कप हुआ था 2021 में, है ना। तो इसका आयोजन हुआ था दुबई में, आपका संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ था, यूएई में, ठीक है। तो आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का आयोजन स्थल था संयुक्त अरब अमीरात। आयोजन जो हुआ था 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक हुआ था। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया थी, उप विजेता न्यूजीलैंड थी, ठीक है, भारत बाहर हो गई थी आपकी, है ना। इसके बाद कुछ ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं लॉन टेनिस में, बड़ा फेमस होते हैं ग्रैंड स्लैम, ये खेले जाते हैं। जैसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो चुका है। इसमें पुरुष एकल का जो विजेता है वो राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं राफेल नडाल। और महिला एकल के विजेता जो हैं वो हैं एस्लेग बर्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, है ना, एस्लेग बर्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस में होते हैं, और इसमें से 4 ग्रैंड स्लैम बहुत फेमस हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन,
विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो अभी आपका जो हुआ है 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फिर आपका फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा, है ना। तो आप अभी जो है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हुआ था 2022 का, तो पुरुष एकल का पुरस्कार राफेल नडाल को गया है। राफेल नडाल स्पेन से हैं, ध्यान रखिएगा। और महिला एकल का पुरस्कार एस्लेग बर्टी को गया है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, महिला एकल में एस्लेग बर्टी। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो आपका है, फ्रेंच ओपन 2021 का है मेरे पास डेटा, 2022 का हुआ नहीं है। ठीक है, तो 2021, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2022 वाला मैंने आपको बताया, पुरुष एकल राफेल नडाल, महिला एकल एस्लेग बर्टी। वहीं फ्रेंच ओपन 2021 का है, इसमें पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, बड़े खिलाड़ी हैं ये, सर्बिया के हैं आपके नोवाक जोकोविच। महिला एकल में आपकी हैं बारबोरा क्रिस्टोकोवा, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं आपकी बारबोरा क्रिस्टोकोवा। तो ये आपकी जो है महिला एकल की थी हैं। विंबलडन 2021 में हुआ था, पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो विंबलडन हुआ है और या आपका फ्रेंच ओपन हुआ है, दोनों में नोवाक जोकोविच ही हैं, है ना। और इसके बाद महिला एकल में आपकी एस्लेग बर्टी हैं। तो एस्लेग बर्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 और इसके पहले जो है उन्होंने जीता था आपका विंबलडन 2021, दोनों ध्यान रखिएगा। एस्लेग बर्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। यूएस ओपन 2021 का जो पुरुष एकल था, इसमें डेनियल मेदवेदेव थे, डेनियल मेदवेदेव, ध्यान रखिएगा, रसिया से हैं डेनियल मेदवेदेव। और महिला एकल में इसमें एम्मा राडुकानु, ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, तो एम्मा राडुकानु। तो ये आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जानकारी है। ठीक है, इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी दिए गए हैं। मेजर जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं, उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था पिछले साल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 इसमें मिला है नीरज चोपड़ा जी को, जो अभी ओलंपिक जीत के आए हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, तो नीरज चोपड़ा जी। रविकांत कुमार कुश्ती से हैं, इनको मिला है। लवलीना बोर को मिला है मुक्केबाजी में। PR श्रीजेश को हॉकी में मिला है। अवनी लेटक्टा, ये पैरा शूटिंग में इनको मिला है। सुमित अंतिल को मिला है। प्रमोद भगत को मिला है। कृष्णा नागर को मिला है। मनीष नरवल को मिला है। मिताली राज को मिला है। सुनील छेत्री को मिला है। मनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से मैं नाम आपको कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नीरज चोपड़ा जी को मिला है। रवि कुमार को मिला है, कुश्ती से हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से है। लवलीना बोर ये जो है मुक्केबाजी से हैं। PR श्रीजेश हॉकी से हैं। इसके बाद अवनी लेरारा ये पैराशूटिंग से हैं। सुमित अंतिल जो हैं आपके। इसके बाद प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज क्रिकेट से हैं, मिताली राज। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं और मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये टोटल जो है जिनको इस बार का 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पुरस्कार हो गए कुछ। अब आगामी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, मैं आपकी सारी प्रतियोगिताएं एक एक करके बताऊंगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होना है। 32वां हो चुका है जो टोक्यो में था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका होना है पेरिस फ्रांस में। कब होगा? 2024 में। 2024 में होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहले 2020 में होना था 32वें को, लेकिन कोविड के कारण से पोस्टपोन हुआ, 2021 में हुआ। तो 20 के बाद 4 साल जोड़ दीजिए, 2024 में अगला होना है। तो ये आपका पेरिस ओलंपिक है, अब अगला पेरिस में होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो फिर 4 साल बाद यानी 2028 में होगा, लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका में। तो पूछ लेता है कई बार आपसे कि कब कौन सा होगा। तो जो 33वां ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये आपका कब होना है? ध्यान रखिएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका पेरिस में होना है और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होना है। ठीक है, इसके बाद 19वां एशियाई खेल पुरस्कार 19वां एशियाई खेल 2022 में, इसी साल चीन में होंगे। 19वां एशियाई खेल जो है होने, एशियन खेल जो होने वो चाइना में होने हैं आपके। और जो 20वें एशियाई खेल हैं 2026 में होंगे, वो जापान में होने हैं। ठीक है, तो आप इनको क्रम से देख लो। 19वां इसी साल होने 2022 में चीन में, फिर अगले 4 साल बाद यानी 2026 में 20वां एशियाई खेल जापान में होने हैं। फिर 21वां एशियाई खेल ये 2030 में होंगे, ये दोहा कतर में होंगे।
तो ये सारे एशिया में ही होते रहेंगे, जितने भी एशिया है, एशिया के देश हैं उन्हीं में एशियन खेल हैं ये। तो 19वें एशियन खेल इसी साल है, चीन में है 2022 में, 20वें जापान में, 21वें आपके दोहा कतर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप इसी साल होना है ना। महिलाओं का जो है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर वाला, तो 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है न्यूजीलैंड में होना है, इसी साल होना है न्यूजीलैंड में, ठीक है। इसके बाद 13वां पुरुष आईसीसी क्रिकेट, ये पुरुषों का है, महिला का अलग है, क्रिकेट में पुरुषों का अलग है। 13वां पुरुष आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में है, अगले साल है भारत में। जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है एक दिवसीय 50 ओवर का, वो भारत में होना है 2023 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो भारत में होना है। इसके बाद जो है अभी महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, अब T20 का अलग है, 50-50 का अलग है, तो दोनों को अलग अलग करके देखना होगा आपको। तो 8वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो आपका होना है 2023 में होना है, दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 में, ये भारत में होना है, ठीक है। नेक्स्ट T20 जो आपका होगा वो भारत में होगा, महिला का 9वां T20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023 में होना है, भारत में होगा आपका। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा आपका, ठीक है। इसके बाद 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में होगा। तो 15वां पुरुष जो होना है 2023 में होगा भारत में, और 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में होगा स्पेन और नीदरलैंड में, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इसके बाद आपका 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कतर दोहा में होना, इसी साल होना है 22वां फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा जो है गेम यही है, फीफा गेम, ठीक है। तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आपका 2022 में होना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फीफा में एक अंडर 70 होता है, अंडर 70 पुरुष विश्व कप 2023 में पेरू में होगा आपका, ठीक है, पेरू में होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य आपके इवेंट है जो आने वाले समय में होने हैं। तो 22वां फीफा जो है आपका 2022 में इसी साल कतर दोहा में होगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में होगा कनाडा में, ठीक है, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तीनों में एक साथ होगा ये आपका। तो आपका 22वां फीफा इसी साल है आपका, है ना, 22वां फीफा इसी साल है आपका, ध्यान रखना है इस बात को। 22वां फीफा आपका कतर दोहा में होगा, और 23वां फीफा आपका कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका संयुक्त रूप से यहाँ पर होगा, ठीक। हमारे देश के जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में होने हैं उत्तराखंड में, राष्ट्रीय खेल होते हैं इसी साल हमारे देश में, राष्ट्रीय खेल होने हैं उत्तराखंड में होने हैं आपके 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, और जो 39वें राष्ट्रीय खेल हैं अगले साल होंगे मेघालय में। तो 38वें इसी साल है उत्तराखंड में, 39वें अगले साल है मेघालय में। अभी कंफ्यूजिंग, एक बार इसको अगेन फिर से सुन लीजिएगा, आप अगेन सुन लेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर रखिएगा, बहुत परेशान नहीं होना। देखो इस साल शीतकालीन ओलंपिक थे, शीतकाल ओलंपिक कहाँ थे, चीन में, बीजिंग में, ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक होने थे 2020 में, फरवरी में अभी हो गए 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक थे, तो ये बीजिंग चीन में आयोजित हो गए। तो भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया। भारत ने मतलब विरोध ऐसा नहीं किया कि गेम में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, गेम में तो हमने पार्टिसिपेट किया, लेकिन राजनयिक स्तर पर हमने बहिष्कार किया, हमारे देश के जो डिप्लोमेट थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। तो भारत ने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, अभी जो है 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल था 2022 का, बीजिंग चीन में होना था, ठीक है। और ये आपका 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक जो है पूरा का पूरा शीतकालीन ओलंपिक आपका हुआ है, बीजिंग में संपन्न हुआ है। तो इसका उद्घाटन और समापन समारोह में भारतीय राजनयिक सम्मिलित नहीं हुए। जब इसका उद्घाटन हुआ, समापन हुआ, तो इसमें भारतीय राजनयिक इसमें सम्मिलित नहीं हुए। केवल और केवल भारतीय ही नहीं बल्कि यूएसए नहीं सम्मिलित हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं सम्मिलित हुआ, जापान नहीं सम्मिलित हुआ, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ये ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ये सारे देश जो है शीतकालीन ओलंपिक में इन्होंने कूटनीतिक बहिष्कार किया अमेरिका का, चीन का, माफ करिएगा, कूटनीतिक बहिष्कार किया चीन का। देखो कूटनीतिक बहिष्कार में होता क्या है,
एक तरीके का सांकेतिक विरोध होता है। सांकेतिक विरोध होता है, इसमें जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स हैं वो सम्मिलित नहीं होते बल्कि खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें खेल प्रतिस्पर्धा में कोई किस तरीके की बाधा नहीं होती है। अब हमने इसका विरोध क्यों किया, विरोध करने का कारण क्या था, आपको पता है कि गलवान वैली में लगातार जो है हमारे और चीन के बीच में काफ़ी सारी सीमा विवाद चल रहा था। हमारे सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई, काफ़ी सैनिक हमारे जो है घायल हुए, उसमें बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो वहां पे कमांडर थे, उस कमांडर को चीन ने उद्घाटन समारोह की मसाल दे रखी थी। इस कारण से भारत ने, इसका नाम था फबाओ, है ना, तो हिंसक झड़प जो हुई थी गलवान वैली में, उसमें चीनी कमांडर फबाओ को सम्मान प्रदान किया गया था इस पूरी के पूरे उसमें। इस कारण से भारत ने इसका विरोध किया, है ना, उसको ओलंपिक मसाल का वाहक बना दिया गया था। इस कारण से भारत ने इसका विरोध किया, डिप्लोमेटिक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जनवरी 2022 में फोर्ब्स के द्वारा एक जो है एक लिस्ट जारी की गई जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 में जापान की जो है, इनका नाम है नाओमी ओसाका, है ना, टेनिस खिलाड़ी हैं, विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, सर्वाधिक कमाई करने वाली ये नाओमी ओसाका नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे हैं, टेनिस की हैं। दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स हैं, तीसरे नंबर पे वीनस विलियम्स हैं। पीवी सिंधु को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ना, सर्वाधिक कमाई करने वाली पीवी सिंधु 7वें नंबर की भारत की हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पुरुष आईसीसी T20 भी होना है आपका 2024 में होना है। ये आपका जो होगा पुरुष आईसीसी ये वेस्ट इंडीज में होगा आपका, ठीक है, वेस्ट इंडीज में अगला जो आईसीसी T20 होना है, ये वर्ल्ड कप आपका 2024 में होगा। अभी तो पिछले साल हो गया आपका, है ना, पिछले साल हो गया, भारत उसमें बाहर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया विजेता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका करंट अफेयर्स का कंप्लीट सेगमेंट था। देखिए, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल परिदृश्य, आर्थिक, जितनी भी चीजें थी, सूचकांक जितने अपडेटेड थे सारे के सारे हैं, खेल से जुड़े हुए, पुरस्कार से जुड़े हुए सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अब आपका काम क्या है, जो इसका पिछला जो वीडियो है, पिछला एपिसोड, उसमें सारा कुछ और दिया गया, कवर किया गया। मैं एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं, आप कंप्लीट उसके बाद जाइए, उसमें आगे जितना भी चीजें होंगी पिछले साल की वो उसमें मिल जाएंगी। ये तो आपको लेटेस्ट 4 कम से कम देखने हैं, यदि आप पूरे देख लोगे तो और बात बन जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा फिर आपका। 100% क्वेश्चन आपके यहां से निकलेंगे इस बोर्ड से, ठीक है। तो आप मास्टर वीडियो की जो अपडेटेड जितनी भी श्रृंखला देख के जाइए, 2, 3, 4 साल का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा और आराम से एग्जाम हॉल पे देखिए। 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, तो इसको 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, आपको चीजें रिवाइज हो जाएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, ये मास्टर वीडियो की श्रृंखला आपकी निरंतर जारी रहेगी। अगला मास्टर वीडियो मैं जल्द लेकर के आऊंगा करंट अफेयर्स का, आपके एग्जाम के पहले। मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा, बस आप सभी इसी तरीके से साथ बनाए रखिए। इस वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर करिए, आपके जितने भी मित्र हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, सभी तक इसको शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए। निश्चित तौर पे आप सभी की सफलता का ये बहुत बड़ा जो है एक सूत्र बनेगा और आप सभी को निश्चित तौर पे लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। आप सभी मास्टर वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रिवीजन करिए, समान अध्ययन की विषय वस्तु भी आपकी निरंतर जारी रहेगी। साथ में इंटायर वीडियो सीरीज भी आप लोग की है, तो इंटायर वीडियो आज़ाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर जाइए, वहां पे सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत शानदार जो है वो सीरीज भी बनाई है, उसको भी देखिए, लाभान्वित होइए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले मास्टर वीडियो में। इसको सभी तक साझा करिए, सभी तक सूचित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।